कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं प्लीज। और इसी तरह हम आगे भी अच्छी स्टोरी आपके लिए लाते रहेंगे। ये वेदी की माँ थी जिन्हें हॉस्पिटल से कॉल आया था और जब वो वहाँ पहुंची तो उन्होंने वेदी की हालत देखी जो बिल्कुल ठीक नहीं थी। वेदी गहरे सदमे में थी और बस अभय का नाम बुड़बुड़ाए जा रही थी। उसकी माँ ने जब अभय के बारे में उसके दोस्तों से पूछा तो उन्होंने अभय के घर का एड्रेस दिया। गुस्से से तिमतिमाए वेदी की माँ राठौर मेंशन चली आई। किसी को यकीन नहीं था। अभय खुद शौक में था। बकवास नहीं, वो मेरा बेटा है जो ऐसी गिरी हुई हरकत बिल्कुल भी नहीं करेगा। सामने एक औरत खड़ी थी। अगर उसकी जगह कोई आदमी ये बात बोलता तो अब तक उसकी हालत गली के कुत्ते की तरह हो जाती। वैभव जी इतने गुस्से में थे, उनकी बॉडी में कंपन पैदा हो गई। वेदी की माँ रोते हुए, वो लड़की भी तो मेरी बेटी है। एक माँ हूँ कर क्यों मैं मेरी बेटी की इज्जत सारे आम उछालूंगी। आप ही बोलिए, अगर आपका बेटा इतना ही शरीफ है तो क्यों मेरी बेटी ऐसी हालत में इसका नाम बड़बड़ा रही है? हाँ, जवाब दीजिए। साधना जी उसे संभालते हुए, देखिए बहन जी, हमें आपकी बेटी के साथ हमदर्दी है, अफसोस है। हम खुद चाहेंगे जिस किसी ने भी ये हैवानियत की है उसे सख्त से सख्त सजा हो, लेकिन मेरा बेटा वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। मैं माँ हूँ, उसकी खुद से ज्यादा भरोसा है उस पर। तो मत कीजिए मामी जी, मत कीजिए, वरना आप खुद में ही शर्मिंदगी महसूस करेगी। उन सब के बीच आते हुए अक्षय बोला। सब उसकी ओर देखने लगे। बिखरा हुलिया, लाल सूजी आंखें, मानो बेचारा कितना रोया हो। वैभव जी कड़क आवाज में, अक्षय क्या बोल रहे हो? तुम्हें कुछ समझ भी आ रहा है? समझ आ रहा है मामा जी, और सबूत देखकर आपको भी सब समझ जाएगा। इस अभय ने ही वेदी के साथ, कहते हुए अक्षय का गला भारी हो गया। आंखों से आंसू जारी हो गए, पर फिर भी वो आगे बोला, मामा जी मैं वेदी से प्यार करता था और जल्दी ही ये बात मैं आप सबको बताने भी वाला था, लेकिन इस अभय ने सब कुछ खत्म कर दिया। क्यों अभय किया तूने ऐसा? तेरी प्रॉब्लम मेरे साथ थी तो तूने वेदी को बीच में क्यों घसीटा? तू जानता था ना मैं उससे प्यार करता हूँ, फिर क्यों? झूठ मत बोल अक्षय, वरना यही तुझे दफन कर दूंगा। अभय अक्षय का कॉलर पकड़ दांत पिसते हुए बोला, जिस पर अक्षय उसे धक्का देकर चिल्लाते हुए, अच्छा तो मैं झूठ बोल रहा हूँ तो ये फोटोज भी क्या झूठ बोल रहे हैं? अक्षय अभय के मुंह पर फोटोज मारते हुए बोला। सारे फोटोज यहाँ वहाँ बिखर गई। वेदी की माँ ने फोटोज देखी तो चिल्ला चिल्ला कर रो पड़ी। बाकी परिवार वालों ने भी फोटोज देखी, जिसमें अभय वेदी के साथ जबरदस्ती कर रहा था, और किसी में तो उनकी ऐसी फोटोज थी जो देखना और कहना दोनों ही शर्मनाक था। वैभव जी ने कस के आंखें बंद कर ली। वही साधना जी की आंखों से आंसू बह निकले। ये फोटोज केमिस्ट्री लैब के CCTV की है, जहां तूने मेरी वेदी के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी। उद्धरण चिन्ह, अक्षय चिखते हुए बोला। तो अभय का सबर भी जवाब दे गया। उसने टेबल पर रखा पीतल का वास उठाया और बुरी तरह अक्षय को पिटने लगा। मैं उन दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभय का गुस्सा उस पर हावी हो चुका था, जिसे रोकना सच में बहुत मुश्किल था। अक्षय के मुंह, नाक, सिर से बुरी तरह खून निकलने लगा, जो देख सुधा जी चीख पड़ी। दूसरे ही पल तप्पड़ की आवाज पूरे मेंशन में झांझना उठी, फिर एकदम से सन्नाटा पसर गया। अभय के हाथ से वास छूट गया। उसका चेहरा साइड में झुक गया। आंख से एक आंसू की बूंद बह निकली। वही ये तप्पड़ मारने वाले खुद वैभव जी थे। सभी हैरान थे। साधना जी दौड़कर अभय के पास आई। वैभव जी गुस्से से, तुमसे हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था हमारी औलाद, जिस पर हम खुद से ज्यादा भरोसा करते हैं, वो इस तरह से हमारे भरोसे का गला घोटेगा। कहीं सर उठाकर चलने के लायक नहीं छोड़ा तुमने हमें। डेड, एक बार मेरी बात, कुछ नहीं सुनना हमें, और अब सुनने के लिए बचा ही क्या है? अभय ने कुछ कहना चाहा, मगर वैभव जी ने मुंह फेर लिया। वो वेदी की माँ के पास आए। ये आपका गुनहगार है, जो सजा आप देना चाहती है दे सकती है, हम कुछ नहीं कहेंगे, वैभव जी कड़े शब्दों में बोले। साधना जी तड़प गई। वैभव, ये क्या बोल रहे हैं आप? वेदी की माँ उन फोटोज को अंचल में छुपाए रोते हुए, राठौर साहब, आपके बेटे को सजा दिलवा कर क्या मेरी बेटी की खोई हुई इज्जत वापस लौट आएगी? क्या ये समाज सिर उठाकर उसे जिन देगा? बोलिए ना, कुछ है कोई सजा जिससे मेरी बेटी के साथ बराबर का इंसाफ हो?
वैभव जी कुछ देर खामोश रहे, फिर चुप्पी तोड़ते हुए, आपकी बेटी को इंसाफ मिलेगा, हम दिलाएंगे उसे इंसाफ। सभी सवालिया नजरों से वैभव जी को देखने लगे। तभी वैभव जी, हम आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाएंगे। अभय आपकी बेटी से शादी कर अपनी गलती की जिम्मेदारी लेगा। ये सुन साधना जी हैरान रह गई। वैभव ये, तभी अभय जो इतनी देर से खामोश था अपनी चुप्पी तोड़ते हुए, मैं ये शादी नहीं करूंगा, ये शादी होकर रहेंगी और ये हमारा आखिरी फैसला है। मैं ये शादी नहीं करूंगा, ये मेरा आखिरी फैसला है और अगर किसी ने मेरे साथ जबरदस्ती की तो उसके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। इतना बोल अभय घर से बाहर निकल गया। वेदी की माँ और जोर जोर से रोने लगी। वैभव जी धम से सोफे पर बैठ गए। उन्हें तो जैसे यकीन करना मुश्किल हो रहा था। तभी अक्षय उनके घुटनों के आगे बैठ गया और रोते हुए, मामा जी आप टेंशन मत लीजिए, मैं वेदी से शादी कर उसे अपनाऊंगा। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, वो जैसी है मैं उसे अपनाने के लिए तैयार हूँ। ये सुन वैभव जी, लेकिन बेटा तुम कैसे? अक्षय वैभव जी के हाथ को अपने हाथ में लेकर, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ मामा जी, मुझे उसके पास से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस फ्यूचर में उसे अपने साथ चाहता हूँ। उसकी बात बीच में ही काटते हुए सुधा जी, लेकिन मैं किसी की झूठन को अपने घर की बहू कभी नहीं बनाऊंगी, लेकिन मैं शादी करूंगा तो सिर्फ वेदी से, समझिए आप? अक्षय चिल्ला उठा। उसकी जिद के आगे सुधा जी की भी नहीं चली। खैर वेदी की शादी अक्षय के साथ पक्की हो गई। अगले दिन दोनों कोर्ट मैरिज करने वाले थे। खुशी का माहौल कहे या दुखी का, खैर किसी ने भी पूरा दिन कुछ नहीं खाया पिया। वैभव जी तो जैसे गुमसुम से हो गए। वही अभय भी पूरी रात घर नहीं आया। नेक्स्ट डे सभी कोर्ट निकलने के लिए रेडी थे। तभी अक्षय को किसी का कॉल आया। जैसे ही उसने सामने वाली बात सुनी, मोबाइल हाथ से छूट गया। आंखों से झरझर आंसू टपकने लगे। सभी उससे पूछने लगे आखिर बात क्या है, जिस पर अक्षय टूटे फूटे शब्दों में, वेदी ने हॉस्पिटल की छत से कूद कर सुसाइड कर लिया। सभी को दूसरा झटका लगा। पूरा दिन निकल गया। वेदी का अंतिम संस्कार कर सभी लिविंग एरिया में बैठे थे, सिर्फ अक्षय को छोड़ के। अंतिम संस्कार के बाद अक्षय कहाँ गया किसी को कुछ पता नहीं था। बदनामी के डर से वेदी की मां ने पुलिस कंप्लेन नहीं करवाई, जिससे मामला उछाला भी नहीं गया। देर रात गए अभय घर वापस लौटा, मगर अंदर घुसते ही उसके चेहरे पर जोर से मुक्का पड़ा। अभय 2 कदम पीछे हो गया। अभय को मारने वाला खुद अक्षय था। वो दूसरा वार भी करने वाला था, मगर अभय ने उसके मुक्के को पकड़ लिया। अक्षय अपने हाथ छुड़वाते हुए, छोड़ दे कमीने, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तेरी वजह से मेरी वेदी मुझे छोड़कर बहुत दूर चली गई। अक्षय रोते हुए बोला, जिस पर अभय उसे एक पंच मारते हुए, बड़ा अच्छा नाटक कर रहा है तू, बहुत अच्छा, लेकिन मेरे सामने ये सब नहीं चलेगा। सब जनता हूँ मैं क्यों करूँगा, सब तेरे जैसे घंटिया और घिनौने नहीं होते अभय। अक्षय भी अभय की आंखों में आंखें डालकर बोला। अभय अब उसे कुत्ते की तरह मारने लगा। सब बीच बचाव करने लगे। तभी वैभव जी अभय 2 से 3 थप्पड़ लगाकर गुस्से से कहते हुए, निकल जाओ यहाँ से डेड। वैभव जी चिल्लाते हुए, चुप, एकदम चुप, आज से और अभी से हम तुम्हें अपने घर परिवार यहाँ तक अपने दिल से भी निकालते हैं। ना मैं तुम्हारा कुछ लगता हूँ और न तुम मेरे कुछ लगते हो, निकल जाओ यहाँ से। अभय की आंखों में आंसू आ गए। बचपन से लेकर आज तक वैभव जी ने उससे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी, लेकिन आज वैभव जी ने उसे डांटा। इस बात का अभय को कोई दुख नहीं था, लेकिन वैभव जी ने उसे एक बार भी ये पूछना जरूरी नहीं समझा ये सब सही है या नहीं, उस पर जो इल्जाम लग रहा है वो सही है या नहीं। बस चंद फोटोज के चलते ही उसे आरोपी मानकर सजा भी दे दी गई। गुस्से से अभय जो अपने इनोसेंट होने का सबूत लाया था, बिना किसी को दिखाए ही राठौर मेंशन छोड़कर चला गया। वैभव जी मुंह फेर चुके थे, लेकिन साधना जी तो मां थी, वो दौड़ते हुए मेन डोर तक आए। अभय बेटा मत जाओ। अभय, वैभव रोकिए ना उसे, इतनी रात गए कहाँ जाएगा मेरा बच्चा। उद्धरण चिन्ह। वैभव जी बिना किसी भाव के, दुनिया बहुत बड़ी है साधना, कहीं भी जाए लेकिन मेरे सामने कभी ना आए। वैभव जी चले गए, पर साधना जी चौखट पर भी रोते हुए बैठ गई। प्रेजेंट सुनते हुए प्रिया की आंखें नम हो गई, वही अमय उसकी ओर देखते हुए। दूसरे दिन ही अभय पेरिस चला गया। वो काबिल तो था ही, ऊपर से उसके बिजनेस करने का स्टाइल भी लाजवाब है। उसने 0 से शुरुआत की, जब ना तो उसके पास रहने का कोई ठिकाना था और ना ही पैसे। रात दिन एक कर खुद को भूलकर अभय ने अपने दम पर वो मुकाम हासिल किया जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा।
मगर आज भी डेट की नाराजगी वैसे ही है जैसे 5 साल पहले हुआ करती थी। फेयरवेल पार्टी के बाद अभय पूरी रात कहाँ था? प्रिया के सवाल पर अमेना में सिर हिलाते हुए, मुझे नहीं पता, मैंने बहुत कोशिश की जानने की लेकिन पता लगा नहीं पाया। प्रिया अमय के कंधे पर हाथ रख, अमय, मुझे अभय पर पूरा भरोसा है, वो गलत नहीं हो सकता। अमय प्रिया की ओर देखने लगा। प्रिया पलके झपका कर, जितना आपने बताया और जितना मैं अभय को जानती हूँ उस लिहाज से अभय इतना गिरा हुआ काम कभी नहीं कर सकता। डेड और अक्षय को जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। अमय कुछ नहीं बोला तो प्रिया मुस्कुराकर, मैं जानती हूँ अमय, अभय पर हाथ उठाकर आपको भी अच्छा नहीं लग रहा, इसीलिए आपको जाकर उससे बात करनी चाहिए। पर वह कुछ नहीं, कल हमारी शादी है और मैं बिल्कुल नहीं चाहती हमारी खुशी में वो शामिल ना हो, इसीलिए जाए और उसे मानिए। वही दूसरी तरफ अभय अपने कमरे की बालकनी में खड़ा सिगरेट की कर्श भर रहा था। अभी तक उसने 2 से 4 सिगरेट ऑलरेडी खत्म कर दी। तभी किसी के खांसने की आवाज उसके कानों में पड़ी। उसने जब देखा तो अव्या खांसते हुए धुएं को साइड करने की कोशिश में थी। अभय ने जल्दी से सिगरेट बुझाए और हड़बड़ाते हुए उसके पास आया। तुम इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रही हो? मैं यहाँ लाइट शो देखने आई हूँ। अभय बिगड़ते हुए, वॉट, बकवास बंद करो और पहले यहाँ से चलो। अभय अव्या को लेकर कमरे में आया, बेड पर बिठाकर उसे पानी का ग्लास देते हुए, पहले पानी पियो। अव्या ने अपनी पिया और फिर ग्लास अभय की ओर बढ़ा दी। अभय उसे घूरते हुए ग्लास टेबल पर रख देता, अपने हाथ बांधते हुए, क्यों आए हो तुम यहाँ? अभय के सवाल का जवाब न देते हुए अव्या नाक बंद कर, आपके मुंह से कितनी गंदी स्मेल आ रही हो। अभय को एम्बेरेस फील हुआ। उसने जल्दी से साइड टेबल का दराज खोला और माउथ फ्रेशर निकाल कर मुंह में डाल लिया। अब बोलो क्यों आए हूँ यहाँ? आपने अक्षय के साथ फाइट क्यों की? अव्या बिना लगाल पेट के पूछ लिया, जिस पर अभय बिना किसी भाव के, वो मेरे और उसके बीच की बात है, इसीलिए तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं। थैंक यू। अभय ना समझी मैं, थैंक यू फॉर वॉट? अव्या उठते हुए, ऐसे ही दिल बोला आपको थैंक्स करने का, सो कहे दिया। अब मैं चलती हूँ, सो जाए, रात काफी हो चुकी है। अव्या जाने लगी तो अभय ने उसे कलाई से पकड़ते हुए रोक दिया। तुम्हारे तेवर इतने बदले बदले से कुछ समझ नहीं आया। थैंक यू वो भी तुम? उससे बड़ी बात बिना बात के। अव्या आंखें छोटी करते हुए, क्यों मैं किसी को थैंक यू नहीं कर सकती? उम्मा कर तो सकती हूँ, लेकिन तुमने मुझे किया, ये डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल है। हाँ तो आज बोल रही हूँ ना, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, बिना बोले ही बहुत बहुत हेल्प करने के लिए। अव्या मुस्कुराकर बोली तो अभय उसे घूरते हुए, मैं कोई सपना देख रहा हूँ? हम सपना ही है लेकिन बड़ा ही डरावना है। मेरे सपने में तुम क्यों हो? प्लीज जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। अव्या गुस्से से बेड पर रखा कुशन अभय के सीने पर मारते हुए, गलती कर दी, नहीं कहना चाहिए था कोई थैंक यू। अव्या जाने लगी तो अभय उसे रोकते हुए, मिस दीवान, क्या है? कुछ नहीं। अव्या और चिढ़ गई। वही अभय मुस्कुरा दिया। अव्या ने गुस्से से पैर पटका और कमरे से निकल गई, लेकिन उल्टे कदम वापस आए। अभय कुछ समझने की कोशिश कर रहा था तो वही अव्या उसे घूरते हुए साइड टेबल के दराज के पास आई। उसमें रखे सारे सिगरेट के पैकेट समेटने लगी। अभय उसे रोकते हुए, ये क्या कर रही हो? आपको मारना है तो अकेले मरिए ना, यूं अपने आसपास के लोगों की जान क्यों खतरे में डाल रहे हैं? जानते भी है एक सिगरेट जिंदगी के कितने अनमोल दिनों को खत्म कर देती है। लाइफ मिली है तो उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। अभय चुपचाप बस अव्या की बातों को सुन रहा था। अव्या बिना कुछ बोले साइड से निकलकर चली गई। अंकित अक्षय की मरहम पट्टी कर रहा था तो वही अक्षय नफरत से बस अभय के बारे में सोच रहा था। उसके दिमाग में बस अभय के वो शब्द घूम रहे थे, तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे हाथ लगाने की? हाँ कैसे हुई? अक्षय मन ही मन, जैसा मैं सोच रहा हूँ कहीं अभय अव्या से, नहीं मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। इतनी आसानी से मैं अपनी सोने की चिड़िया ले जाने तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा। कुछ करना होगा अक्षय, अब इससे पहले की बात और आगे निकल जाए। भाई हो गया, अब आप आराम कीजिए, मैं चलता हूँ, अंकित धीमे से बोला और कमरे से चला गया। अंकित सारी बातों से अनजान था क्योंकि 5 साल पहले जो तूफान आया था उस वक्त अंकित हॉस्टल में रहकर अपनी स्टडी कंप्लीट कर रहा था। आने के बाद भी घर वालों ने उसे कुछ नहीं बताया। जब अंकित ने जानने की कोशिश की तो कोई ना कोई बहाना बनाकर बात टाल दी जाती। यहाँ अव्या शावर के नीचे खड़ी थी। उसके दिमाग इस वक्त में दोबारा बताया गया अभय का पास चल रहा था जो अनजाने में ही सही मगर अव्या के कानों तक पड़ गया।
अव्या को वो पल याद आ रहे थे जब अभय ने उसे अनकंफर्टेबल होने से बचाया था। ऐसा नहीं हो सकता, अभय कभी ऐसी गरी हुई हरकत नहीं कर सकते। सच्चाई वो जानते हैं लेकिन अपने गुस्से में अंधे हुए बैठे हैं, जो बिल्कुल ठीक नहीं है। अंकल की नजरों में गिरते जा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। अव्या का दिल कह रहा था अभय इनोसेंट है, उसने ऐसा कुछ नहीं किया, जिस चलते उसे काफी बुरा भी फील हो रहा था। नेक्स्ट नाइट पैलेस के पीछे गार्डन में एक मंडप। आज अमय और प्रिया की शादी थी। दोनों मंडप में बैठे रस्मों को पूरी कर रहे थे। घर के बड़े भी इसमें शामिल थे, लेकिन छोटों का तो कुछ और ही चल रहा था। एक लड़की छुपते छुपाते अव्या की बगल में आकर खड़ी हो गई। अव्या बिना किसी भाव के, कोई खबर, शिकार दुल्हे को दीजिए गिफ्ट्स के बीच में छुपा है। मुस्कान समोसे खाते हुए, कोई पहचान, सबसे ऊपर रेड बॉक्स, पक्की खबर है। वो लड़की ढेर सारे गिफ्ट में रखे रेड गिफ्ट को देखते हुए एकदम पक्की, खुद अपनी आंखों से सारा तमाशा देखा है। अव्या मुस्कुराते हुए, प्लेन बी स्टार्ट नाउ। ग्रुप में शामिल सारी लड़कियां अलग अलग दिशाओं में फैल गई। मुस्कान और अव्या एक दूसरे को देखते हुए टेढ़ा मुस्कुराने लगी, तो वही अंकित और अभय चेयर पर बैठे सामने हो रही शादी के मजे ले रहे थे। अंकित थोड़ा असहाय लग रहा था, जिस पर अभय, क्यों तुझे सुकून से बैठा नहीं जा रहा? और ये क्या है? अभय अंकित के नीचे रखे बॉक्स की ओर इशारा कर बोला, जिस पर अंकित चढ़ा बैठा था। अंकित मुस्कुराते हुए, अरे ये भाई, ये आज के वक्त की सबसे कीमती चीज है। अभय उसे घूरते हुए, बकवास नहीं अंकित। अंकित अभय के कान में धीरे से, भाई कोई मजाक नहीं है, इसमें अमय भाई की जूते हैं, जिसे हमें उनकी सालियों से छुपा कर रखना है। वॉट, तू भाई के जूते लेकर बैठा है? आर यू क्रेजी? अभय चिल्ला उठा, जिस पर अंकित हड़बड़ाते हुए, भाई क्या कर रहे हो? दुश्मन आस पास ही घूम रही है, धीरे बोलो ना, अगर उन लोगों के हाथ जूते लग गए ना तो बहुत भारी नुकसान चुकाना होगा, समझे? अभय नासमझी में अंकित को देखने लगा, जिस पर अंकित स्टेज पर रखी गिफ्ट्स की ओर इशारा करता है, जहां कुछ लड़कियां रेड बॉक्स को बाजू में दबाए चुपके से निकल रही थी ताकि कोई देख ना सके। अंकित मुस्कुराकर खुद पर प्राउड करते हुए, उन्हें लगता है उस बॉक्स में जूते होंगे, लेकिन वो भोली भाली लड़कियां ये नहीं जानती ये सिर्फ एक ट्रैप है, असली जूतों का बॉक्स तो हमारे पास है। उद्धरण चिन्ह। इस बात पर ना चाहते हुए भी अभय को हंसी आ गई, जिसे उसने दबा दिया। यहाँ वो लड़कियां मुस्कान के पास बॉक्स लेकर आई। मुस्कान ने बॉक्स खोला तो एकदम से उछलते हुए जोकर ने डरा दिया। मुस्कान के हाथ से बॉक्स छूटकर जमीन में गिर गया। ये कैसे हो सकता है? दुल्हे के भाई को जूते छुपाते हुए मैंने खुद देखा था, वो लड़की बोली जिसने ये न्यूज दी थी। मुस्कान की नजर अंकित पर थी, जो बस मुस्कुराए जा रहा था। ये हमें भटकाने का ट्रैप था, असली जूते का बॉक्स कहीं और है। यहाँ लड़कियां जहाँ जहाँ पॉसिबल हुआ वहाँ जूतों को ढूंढ चुकी थी। मुस्कान और अव्या निराशा से, कुछ मिला नहीं, चप्पा चप्पा छान मारा पर कुछ नहीं मिला, पता नहीं आसमान खा गए या जमीन निगल गई। मुस्कान चिढ़ते हुए बोली। तभी घूमते घुमाते अव्या की नजर अभय पर चली गई। व्हाइट कुर्ता पजामा प्लस रूम कलर की जैकेट, जिस पर बेहद ही खूबसूरत डायमंड का ब्रोच लगा था। चेहरे पर हमेशा रहने वाला तेज एंड डैशिंग पर्सनैलिटी, जो सच में किसी का भी कत्लेआम कर दे। अव्या तो अभय के इस लुक में फ्लैट ही हो गई। अवू कहाँ खो गई? अवू, मुस्कान अव्या को हिलाते हुए बोली तो अव्या अपने सेंस में आते हुए, क्या बोली? यही कि तू कहाँ खो गई थी, तुझे कब से आवाजें लगा रही हूँ। अव्या हड़बड़ाते हुए, कहीं नहीं, मैं तो बस ये सोच रही थी जूते मिल नहीं रहे हैं, इसका मतलब जीजू के भाइयों की इसमें सारी कारस्तानी है। मतलब? मुस्कान नासमझी से, तो अव्या उसे अंकित की चेयर की ओर पॉइंट कर, जरा उधर तो देख, कैसे जूतों की रखवाली की जा रही है। अंकित को रेड बॉक्स के ऊपर बैठा देख मुस्कान हैरानी से, ओह माय गॉड, ये Z+ सिक्योरिटी दी जा रही है, अब हम जूते लेंगे कैसे? अव्या आंख मारते हुए, कुछ नहीं, प्लेन सी पर काम करना होगा। ओके मेरी जान। मुस्कान ने भी एक आंख दबा दी। कुछ वक्त बाद वेटर अभय के पास कुछ ड्रिंक एंड स्वीट ले आया। अभय ने मना कर दिया तो वेटर आगे बढ़ गया, पर तभी उसका पैर खुद में उलझ गया और कुछ ड्रिंक अभय के जूतों पर गिर गई। अभय खा जाने वाली नजरों से उस वेटर को घूरने लगा। वेटर माफी मांगने लगा। अभय उठते हुए, मैं इसे साफ करके आता हूँ। भाई मैं भी चालू? अंकित ने पूछा तो अभय उसे घूरते हुए, कोई जरूरत नहीं है। अंकित का मुंह बन गया। अभय वॉशरूम की ओर बढ़ गया। वही एक और खड़ी अव्या मुस्कान चंद लड़कियों के साथ खुशियां मनाने लगी। अव्या किसी को कॉल लगाते हुए, अब आपकी बारी, प्लीज जल्दी से रेडी हो जाए। ओके बॉस।
ये भाई अभी तक क्यों नहीं आए? अंकित घड़ी में टाइम देखते हुए बड़बड़ाया, तभी पास ही से ओम गुजरते हुए। अरे अंकित, तुम यहाँ बैठो और मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। आप मुझे ढूंढ रहे हैं, इसकी कोई खास वजह? अभय तुम्हें बुला रहा है, कुछ इन्वेस्टर है जिनसे तुम्हें मिलवाना है शायद। ओह ठीक है, मैं जाता हूँ। हाँ जल्दी जाओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बोलते हुए ओम चला गया। अंकित उठा लेकिन जूते के बॉक्स को देखते हुए, अब इसे कहाँ रखूं? साथ लेकर गया तो भाई मेरा जुलूस निकलवा देंगे। तब वो अंकित की नजर अपने पीछे बैठी 2 लड़कियों पर गई। उन्हें देख अंकित, कुछ देर इन्हें संभालने को दे दूं क्या? नहीं नहीं, अगर ये लड़की वालों से मिली हुई तो, पर सबसे ज्यादा जरूरी भाई से मिलना भी है। एक्सक्यूज मी, आप दोनों इसकी तरफ से आए, मैं लड़के वालों की तरफ से। वो लड़की बीच में ही बात काटते हुए, ऑफ कोर्स लड़के वालों को तरफ से क्यों? अंकित मुस्कुराते हुए, क्या आप कुछ देर तक इस बॉक्स का ध्यान रहेगी? एक्चुअली मुझे कुछ काम है। वो लड़कियां बॉक्स लेते हुए, हाँ हाँ क्यों नहीं, आप आराम से जाइए। अंकित खुशी खुशी चला गया। यहाँ ये लड़कियां भी जूते लेकर फरार हो गई। वो दोनों अव्या और मुस्कान के पास पहुंची। अव्या बॉक्स लेकर उसे खोलकर देखने में बिजी थी तो वही मुस्कान घूरकर उन दोनों लड़कियों को देख रही थी जैसे शादी में खाना नहीं, उन्हीं दोनों को फ्राई कर खाने का सोच रही हूँ। अव्या बॉक्स को बंद करते हुए, चलो अब जूते तो हमारे कब्जे में है, अब किस बात की टेंशन नहीं, चलकर शादी एंजॉय करते हैं। सारी लड़कियां चल दी मगर मुस्कान ने उन दोनों लड़कियों को दबोच लिया। वो लड़कियां चिल्लाते हुए, दीदी क्या कर रही है आप? बड़ा हंस हंस कर बात कर रही थी तुम दोनों उनसे। याद रखिए दोबारा उनके आसपास भी दिखाई दी ना तो आंखें निकाल कर कंचे खेलूंगी, समझी? मुस्कान की पकड़ से छुटते ही दोनों पल्ली गली से भाग निकली। यहाँ अंकित घूमते हुए अभय के पास आया। भाई आपने बुलाया? अभय उसे अजीब तरह से घूरते हुए, क्यों, मैं तुझे क्यों बुलाऊंगा? अरे आप मुझे किसी इन्वेस्टर से मिलवाने थे ना। तुझे थकान हो रही है या नशा तेरे सिर चढ़कर बोल रहा है? अब हद साइड में। अरे भाई आपने ही तो बुलाया था मुझे, तभी तो मैं यहाँ आया हूँ। किसने कहा तुझे मैंने बुलाया है? वो ओम। बोलते बोलते अंकित की जुबान रुक गई। वो दौड़ता हुआ उस जगह आया जहाँ उसने उन दोनों लड़कियों के हाथ में जूतों का बॉक्स दिया था। उसी के पीछे अभय। क्यों नहीं है? अभय अंकित पर ताना कसते हुए बोला तो अंकित टेंशन से, ओह शीट, सब गड़बड़ हो गई, मैं उन लोगों के ट्रैप में फंस गया। ओह गॉड, उद्धरण चिन्ह। अंकित की ऐसी हालत देख अभय को हंसी आने लगी। वही सामने खड़ी लड़कियां भी अंकित की ऐसी हालत देख हंस पड़ी और अभय के जूते दिखाते हुए उन्हें चिढ़ाने लगी, जिस पर अंकित और चिढ़ गया। तभी बैकग्राउंड में सॉन्ग शुरू हुआ जिसके साथ ही दूल्हे के सारे दोस्त उठकर चले आए। म्यूजिक। दूल्हे की सालियों, ओ हरे दुपट्टे वालियों, जूते दे दो, पैसे ले लो। अंकित पास खड़े आदमी के गले से हरे दुपट्टे को लेकर गले डालते हुए बोला, जिसके जवाब में मुस्कान भी जूतों को दिखाते हुए, दुल्हन के देवर तुम दिखलाओ ना यूं तेवर, पैसे दे दो, जूते ले लो। मुस्कान, अजी नोट गिनो जी अंकित, जूते लाओ। मुस्कान, जिद छोड़ो जी अंकित, जूते लाओ। मुस्कान, फ्रॉड है क्या हम अंकित, तुम ही जानो। मुस्कान, अकड़ू हो तुम अंकित, जो भी मानो अजी बात बढ़ेगी, बढ़ जाने दो, मान चढ़ेगी चढ़ जाने दो। अरो ना ऐसे पहले जूते। मुस्कान चिढ़ते हुए, जूते लिए हैं नहीं चुराया कोई जेवर। अब आए अव्या मैदान में। अंकित पर उंगली पॉइंट करते हुए उसे पीछे धकेलते हुए, दुल्हन के देवर तुम दिखलाओ ना यूं तेवर, पैसे दे दो, जूते ले लो। मगर बीच में ही अभय आ गया जो म्यूजिक को धुन के साथ अव्या को पीछे कदम लेने पर मजबूर करने लगा। तभी अव्या वेटर के पास से कोल्ड ड्रिंक लेकर अभय के आगे करते हुए, कुछ ठंडा पी लो अभय। मूड नहीं है अव्या। दही बड़े लो अभय। मूड नहीं है कुल्फी खा लो अभय। बहुत खा चुके। पान खा लो अभय। बहुत खा चुके। वही मुस्कान अंकित की और रसमलाई की कटोरी बढ़ाते हुए, अजी रसमलाई आपके लिए। अंकित मिठाई की ओर इशारा करते हुए, इतनी मिठाई मुस्कान, आपके लिए। अंकित, पहले जूते। मुस्कान शक्ल बनाते हुए, खाएंगे क्या? अंकित मुस्कुराकर, आपकी मर्जी। मुस्कान तौबा करने की एक्टिंग करते हुए, ना जी तौबा तौबा। किसी बेतुके शायर की बेसुरी कवालियों, दुल्हे की सालियों, वो हरे दुपट्टे वालियों, जूते दे दो, पैसे ले लो। सभी एक साथ डांस करने लगे। इतने में ही मुस्कान के हाथ से जूते छूटकर हवा में उछल गए, जो देख अव्या, मुस्कान और बाकी गर्ल्स को आंखें बड़ी हो गई। वही अंकित की आंखों में चमक। वो जूतों पर लपका लेकिन मौका रहते ही मुस्कान ने उसे बाजुओं से पकड़ लिया। वही अव्या भी जूते पकड़ने के चक्कर में उछल पड़ी। जूते तो उसने पकड़ लिए लेकिन खुद को संभाल नहीं पाई।
मगर तभी अभय उसे कैच कर लिया। गिरने के डर से अव्या की धड़कनें बढ़ गई। वही अव्या को गिरते देख अभय की सांसें चढ़ गई। जूते अव्या के पास है ये जानकर सारी लड़कियां खुशी से उछल पड़ी। खुद अव्या भी अभय की गोद से ही जूते लहराने लगी। मगर जैसे ही नजर अभय की गुस्से से लाल आंखों पर गई वो डर से कांप उठी। अभय ने उसे नीचे उतरा और अव्या को कुछ कहने का मौका दिए बिना ही सीधा चला गया। अव्या समझ गई कि अभय गुस्से में है, लेकिन क्यों ये शायद उसके दिमाग से परे था। खैर यह अमय और प्रिया की शादी संपन्न हुई। दोनों बड़ों का आशीर्वाद लेकर स्टेज पर बैठे थे तभी सारी लाइट्स ऑफ हो गई। सब परेशान हो गए। तभी एक स्पॉटलाइट बीच सेंटर के ऑन हुई जिसके साथ म्यूजिक। इश्क मेरे यारा ओ मेरे यारा तू कर ले दोबारा, कर ले दोबारा, बस एक बार में ही भरे ना दिल बेचारा, भरे ना दिल बेचारा। संग रहने के शाम सवेरे क्या करने हैं वादे बथेरे, है जिंदगानी अगर 4 दिन की तो लेने ही क्यों 7 फेरे। गाने के लिरिक्स के साथ डांस करते हुए एक 28 साल का नौजवान लड़का एंटर हुआ। ब्लैक इंडो वेस्टर्न कुर्ता में वो सबला बंदा क्या ही धमाल लग रहा था। उसे देखते हुए सभी की आंखें बड़ी हो गई और अव्या के मुंह बस से इतना ही निकला, देव भाई। अमय देव की पिट थपथपाते हुए, क्यों बे अब तू आ रहा है जब पूरी शादी खत्म हो गई। सॉरी यार पर क्या करूँ, काम ही कुछ ऐसा है कि वक्त पर नहीं आ पाया, लेकिन अभी भी कहाँ देर हुई है। शादी का खाना तो तेरे साथ एंजॉय कर ही सकता हूँ क्यों प्रिया। प्रिया मुस्कुराते हुए, क्यों नहीं भैया जरूर। देव मुस्कुरा दिया। सबसे मिलने के बाद देव अभय के पास आया और उसके भी गले मिलते हुए, और अभय कैसे हूँ यार। मैं ठीक हूँ भाई, आप कैसे हैं। मैं भी बढ़िया देव भैया। अव्या दौड़ते हुए देव के पास और झट से उसके गले लग गई। इसी तरह की और भी रोमांचक स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अब एपिसोड में आगे देव भी उसे गले लगाए ही गोल घूमने लगा, जिसे देख अभय मुंह बिचकारते हुए शुरू हो गई दोनों भाई बहनों की पागलपंती। पास ही खड़ा अंकित धीरे से, भाई कुछ कहा आपने, तुझे कुछ ज्यादा ही सुने आ रहा है। भैया आप आने वाले थे तो बताया क्यों नहीं, और भाभी कहाँ है, वो आई है ना। देव अव्या को नीचे उतारते हुए, अगर बता देता तो सरप्राइज कैसे करता, और हीर पलक बुआ जी के साथ है। उम्मा वो रही। देव ने पलक जी के साथ खड़ी हीर की ओर पॉइंट किया, जो 7 मंथ प्रेग्नेंट थी। अव्या फाटक से हीर के पास चली आई। देव पलक जी के भाई भाभी का बेटा है और अमय का बेस्ट फ्रेंड भी। देव एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ साथ अपनी ही सॉफ्टवेयर कंपनी का सीईओ भी है। शादी पूरी हो चुकी थी। पूरी फैमिली दूल्हा दुल्हन के साथ खाने की टेबल पर बैठे थे। अभय भी सभी के पास आया, जिसे देख वैभव जी अपने कदम पीछे लेने लगे। अभय खड़े क्यों हो, चलो जल्दी खाना ठंडा हो रहा है। देव ने कहा तो अभय, भाई मैं खा चुका हूँ, आप सब एंजॉय कीजिए। इतना बोल अभय वहां से वापस चला गया। वही वैभव जी बिना किसी भाव के जाते हुए अभय को देख रहे थे। अभय के ऐसे जाने की वजह कोई जनता था तो कोई नहीं। जो जनता था उनमें भी कोई उदास था तो कोई हद से ज्यादा खुश। तभी अक्षय जो पलक जी के बगल में बैठा था वो उन्हें सर्व करते हुए, अरे आंटी आप बैठी क्यों है, लीजिए ना, बस बेटा बहुत हो जाएगा। अक्षय मुस्कुराकर, अरे आंटी इतने से क्या होगा, सच सच बोलिए आप डाइटिंग कर रही है ना। देखिए ये डाइटिंग वाइटिंग की जरूरत आपको नहीं है, आप तो पहले से ही काफी फिट है। क्यों अंकल, बिल्कुल सही। अविनाश जी जूस पीते हुए बोले, जिस पर अक्षय उन्हें भी सर्व करते हुए, क्या सही अंकल, आपकी भी प्लेट एकदम खाली है, लीजिए। अविनाश जी ने मना किया मगर अक्षय ने उनको प्लेट में खाना सर्व कर दिया, जो देख सभी मुस्कुरा दिया। लेकिन अव्या तो नजरें फेर बड़बड़ाते हुए फिर से शुरू हो गया इसका अच्छाई का ढोंग। अरे अव्या जी आप ये शाही पनीर ट्राई कीजिए, बहुत टेस्टी है। क्यों अंकल, अक्षय ने अविनाश जी से सवाल किया जो जबरदस्ती खाना खा रहे थे। उन्होंने बस हुम्मा कहा। वही अव्या बिना अक्षय की ओर देखे, सॉरी पर मेरा खाना हो चुका है। इतना बोल अव्या उठ गई। पलक जी अव्या को रोकते हुए, कैसे हो गया, अभी तो आपने कुछ खाया भी नहीं है। मम्मा अब और नहीं, मेरा हो चुका है। पलक जी कुछ और बोलने को हुई तो अविनाश जी ने उन्हें रोक दिया और अव्या वहां से चली गई। यहाँ अभय सबसे दूर एकांत में बैठा वाइन के सिर्फ ले रहा था, तभी अव्या उसके आगे खाने की प्लेट रखते हुए, बस भी कीजिए, ज्यादा पेंगे तो खाना किसके पेट में खाएंगे आप। मगर अभय कुछ नहीं बोला। उसने तो अव्या को ऐसे इग्नोर किया जैसे वो यहाँ एग्जिट ही ना करती हो। अव्या ने एक बार फिर टोका लेकिन तब भी अभय वैसा ही बैठा रहा। अव्या ने एक और आवाज लगाई, मिस्टर अभय मैं आपसे ही बात कर रही हूँ।
लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से, अभय ने रुडली बोला, जिस पर अव्या अभय के हाथ से वाइन का ग्लास लेती है तो अभय गुस्से से, ये क्या बदतमीजी है, वापस करो। इस बार अव्या नरमी से, आप मुझसे नाराज है? क्यों क्यों हूँगा मैं तुमसे नाराज? देखो, फालतू के सवाल मुझसे मत करो और जाओ यहाँ से। उद्धरण चिन्ह। अभय की आवाज में उसकी नाराजगी साफ झलक रही थी, जो अव्या अच्छे से समझ गई, लेकिन नाराजगी की वजह क्या है ये उसे समझ नहीं आ रहा था। वो अभय के आगे घुटने के बल बैठते हुए अपने कान पकड़ लेती है। सॉरी, जो भी मिस्टेक हो गई हूँ, बहुत बहुत बड़ा वाला सॉरी। अभय एकटक अव्या के मासूम फेस से को देखने लगा। क्यों करूँ मैं तुम्हारा सॉरी एक्सेप्ट? हुम्मा, अरे कुछ भी समझ कर लीजिए, एक सॉरी एक्सेप्ट करने में भी आप कितने नखरे दिखा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। अव्या मुंह बनाकर बोली तो वही उसकी ऐसी शक्ल देख अभय होले से मुस्कुरा दिया। वही उसकी स्माइल देख अव्या के होंठ भी मुस्कुरा उठे। मतलब सॉरी एक्सेप्ट? अभय बिना उसके सवाल का जवाब दिए खाने की बंद प्लेट की ओर इशारों कर, इसमें क्या है? अव्या माथा पीटते हुए, अरे मैं तो आपके चक्कर में भूल ही गई, मैं तो डिनर लेकर आई थी, ये लीजिए। अभय कुछ कहने को हुआ तो अव्या उसे रोकते हुए, उम्मा, आप ये मत कहिएगा कि आप खाना खा चुके हैं, मुझे पता है अभी आपने कुछ नहीं खाया है, इसीलिए ज्यादा ना नुकुर नहीं। अव्या आईब्रो उचकाते हुए, तुम्हें कैसे पता मैंने अभी डिनर नहीं किया है? अब अव्या हड़बड़ा गई, उसे समझ नहीं आ रहा था अब वो क्या बोले। वही उसे इतना सोच में डूबा देख अभय को हंसी आने लगी, जिस पर अव्या चिढ़ते हुए, नहीं खाना तो मत खाए, मैं वापस जा रही हूँ। जिस पर फुर्ती दिखाते हुए अभय ने अव्या को कलाई पकड़ ली। अभय की छुवन से अव्या के बदन में सिरहन दौड़ गई, दिल तेजी से धड़कने लगा। वही अभय अव्या की बढ़ती दिल की धड़कनों को सुन मुस्कुराते हुए, अब लाई तो खिलाए बिना ही वापस ले जा रही हूँ। अव्या कुछ नहीं बोली। अभय ने उसके हाथ से खाने की प्लेट ली और खोलकर देखा तो उसमें हर एक प्रकार का थोड़ा थोड़ा व्यंजन था। अभय सवालिया नजरों से अव्या को देखने लगा, जिस पर अव्या जबरदस्ती के दांत दिखाते हुए, वो मुझे पता नहीं था ना आप क्या लेंगे और क्या नहीं, इसीलिए सब में से थोड़ा थोड़ा। अभय ने बस गार्डन हाँ में हिला दी। अभय खाने लगा मगर हाथ बीच में ही रुक गए वो अव्या से, तुम अपने लिए नहीं लाए, कहीं मुझे खाते हुए देख तुम्हारा नजर वजह लगाने का इरादा तो नहीं? अव्या आंखें छोटी करते हुए, कभी कभी आप कितनी फालतू की बकवास करते हैं, मैं भला क्यों आपके खाने में नजर लगाओगी? अभय कंधे उचकाते हुए, अब मुझे क्या पता। अव्या का मुंह बन गया, वो जाने लगी तो अभय उसे एक बार फिर रोकते हुए, अब कहाँ जा रही हूँ? पानी लेने जा रही हूँ, जाओ। हुम्मा, जाओ। अव्या चली गई तो अभय खाने की प्लेट देख मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर बाद अव्या पानी की बोतल और अपने लिए भी खाने की प्लेट लेकर आई। अभय ने देखा मगर कहाँ कुछ नहीं। अव्या बाजू वाली चेयर पर अव्या भी बैठकर खाने लगी। कुछ समय बाद, अरे तुम स्वीट भी लाए हो, कहते हुए अभय ने अव्या की प्लेट से रसमाइल का एक पीस उठाकर खा लिया, जो देख अव्या एकदम हैरान हो गई। इसलिए नहीं कि अभय ने उसकी प्लेट से कुछ लेकर खाया है, बल्कि इसीलिए क्योंकि अभय ने उसकी फेवरेट रसमाइल चुरू कर खा ली। ये क्या किया आपने? मेरी रसमाइल खा ली? क्यों? अव्या गुस्से से बोली, जिस पर अभय ने एक और पीस उठाकर मुंह में डाल लिया। क्योंकि आई लव रसमलाई। जिस पर अव्या अभय की प्लेट से गुलाब जामुन लेकर मुंह में डाल लेती है। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि अभय कुछ कर नहीं पाया। अभय के चेहरे पर जो कुछ देर पहले स्माइल थी वो आप चिंता में बदल गई। अभय गुस्से से, आर यू मेड? बाहर फेंको उसे, अभी के अभी। अव्या गुलाब जामुन गले से उतारते हुए, क्यों? आपने भी मेरी रसमाइल खाई थी ना? इडियट, तुम शायद भूल रही हो उसमें इलायची होती और तुम्हें उससे कितनी डेंजरस एलर्जी है। अभय एक एक शब्द चबा चबा कर बोला, जिस पर अव्या शांति से, नहीं है, आज के गुलाब जामुन में इलायची नहीं है। डेव ने स्ट्रिक्टली शेफर्स को किसी भी डिश में कार्डामोम का यूज करने से मना किया है, इसीलिए मैं खा सकती हूँ। कहते हुए अव्या ने अभय की प्लेट से एक और गुलाब जामुन उठाकर खा लिया। जिस पर अभय कुछ नहीं बोला तो वही अव्या, वैसे आपको याद है मुझे कार्डामोम से एलर्जी है, जबकि कभी कभी मैं खुद भूल जाती हूँ। अव्या की बात पर अभय, क्योंकि तुम कॉलेज हो जो अपना भी ख्याल नहीं रख सकती। उद्धरण चिन्ह। आपको नहीं लगता आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं? लगने का क्या है, मैं तो कर रहा हूँ, क्योंकि तुम सच में केयरलेस हो। हाँ हूँ, और जैसी हूँ मुझे वैसे ही रहना पसंद है। अव्या भी मुंह फुलाकर बोली, जिस पर अभय सिर झुकाकर मुस्कुरा दिया। वो प्लेट में रखा लास्ट पीस गुलाब जामुन का खाने को हुआ उससे पहले ही अव्या अभय के हाथ से लेकर खुद खा गई।
अभय हैरानी से अव्या को देखने लगा। वही अव्या अभय को चिढ़ाते हुए वहां से चली गई, जिससे अभय चिढ़ भी गया। कुछ देर बाद प्रिया की विदाई का वक्त आया। कुछ आंसुओं और ढेरों दुआओं के साथ उसे विदा किया गया। बारसात एक साइड से दूसरे साइड ही लौटने वाली थी, इसीलिए ज्यादा वक्त नहीं लगा। सारी रस्में करते हुए आधी रात बीत गई। सभी थके हारे अपने कमरों में पहुंचे। देव अमय को उसके कमरे के आगे छोड़ते हुए, भाई अब तू जा, हम भी चलते हैं आराम करने। तो जाना, इतनी देर से बैठा रखा है, अंदर मेरी दुल्हन इंतजार में बैठी होंगी। अमय मन ही मन देव को कोसते हुए बोला। अमय अपने कमरे में चला गया और देव अपने कमरे की ओर बढ़ने लगा, तभी उसे अव्या ने रोक लिया। अरे आवू, तुम अभी तक सोई नहीं बच्चा, रात बहुत हो गई है, जाकर आराम करना चाहिए तुम्हें। कुछ वक्त बाद दोनों पैलेस के गलियारे में थे। देव के हाथ में एक चिट थी जिसमें कुछ अंक लिखे थे। देव बड़ी गौर से उन अंकों को देखते हुए, तो तुम्हें इन अंकों से एक नंबर पता लगाना है। हाँ भैया, मैंने अपने सारे सोर्सेस से पता करवा लिया लेकिन की रिजल्ट नहीं मिला, अव्या उदासी से बोली, जिस पर देव उसके सिर को प्यार से सहलाते हुए, तू फिक्र मत कर, मैं देखता हूँ, एंड आई डेम श्योर जल्दी ही कुछ पता चल जाएगा। वैसे बच्चा, ये अंक नंबर मेरे कुछ समझ नहीं आया, मतलब तू ये क्यों ढूंढ रही है? उद्धरण चिन्ह, भाई ये किसी का मोबाइल नंबर है जो मैं पूरी तरह से भूल चुकी हूँ। बस ये कुछ अंक है जो मुझे याद है। देव गहरी सांस छोड़ते हुए, आवू मैं कोशिश तो पूरी करूंगा लेकिन 4 डिजिट से मोबाइल नंबर पता करना थोड़ा मुश्किल है। उद्धरण चिन्ह, ये सुन आवू की उदास हो गई, जिस पर देव, बच्चा उदास क्यों हो रही है, मैं हूं ना, तू फिक्र मत कर, अब जा और आराम कर, कल वापस दिल्ली के लिए निकलना भी तो है। दोनों अपने अपने कमरों में आकर लेट गए। इस बात से अनजान कोई तीसरा भी था जो उनकी बातें सुन रहा था। आखिर कौन होगा वो शख्स? दोनों के जाते ही पिलर के पीछे से अक्षय बाहर निकाला। आवू और देव के बीच हुई बातों को सोचते हुए, अब इसके दिमाग में क्या चल रहा है? नहीं अक्षय, अब तू कोई रिस्क नहीं ले सकता, जो करना है तुझे जल्दी करना होगा, इससे पहले ये चूहिया कोई खेल खेले तुझे इसे अपने ही खेल में फंसा लेना होगा। मजबूत मंसूबा के साथ अक्षय भी वहां से चला गया। अगली सुबह रॉय फैमिली एंड दीवान फैमिली लौटने की तैयारी में थी। सर्वेंट के जरिए उनका सामान कार में रखवाया जा रहा था। मुस्कान भी अपना लगेज लेकर बाहर जा रही तभी किसी ने उसका बैग अपने पास खींच लिया। अरे को अंकित जी आप, मुस्कान बोलते बोलते रुक गई। वही अंकित उसका लगेज लाकर कार में रख देता है। अरे मैं खुद रख लेती, आपने कितनी परेशानी क्यों उठाए? इसमें परेशानी कैसी, वैसे मैं आपसे बहुत नाराज हूँ, आप इतनी जल्दी जा रही है, 2-3 दिन और रुक जाती, हम लोग भी तो दिल्ली जा ही रहे थे, आपको भी छोड़ देते। अंकित शिकायती तौर पर बोला, जिस पर मुस्कान मुस्कुराते हुए, ऐसी बात नहीं है अंकित जी, दरअसल मैं जहाँ जॉब करती हूँ वहाँ मैंने सिर्फ 10 डेज का ही लीव एप्लीकेशन दिया है। ओह अच्छा, कहाँ जॉब करती है आप? अभय सर की कंपनी में, AK एम्पायर भाई की कंपनी में, अंकित चौंकते हुए बोला, जिस पर मुस्कान ने हाँ में सिर हिला दिया। तो अंकित, वहाँ तो मैं भी काम करता हूँ, आप कौन से डिपार्टमेंट में हैं? मुस्कान ने उसे अपने डिपार्टमेंट का नाम बताया, जिसके बाद दोनों ने काफी लंबी बातें की। अब उनके जाने का वक्त हो गया था, इसीलिए अंकित, ठीक है, सेम डिपार्टमेंट ना सही, सेम कंपनी ही सही, हमारी मुलाकात होती ही रहेगी। हाँ, मुस्कान खुशी से बोली। यहाँ ब्रेकफास्ट टेबल पर पलक जी अमृता से, बेटा ये 2 सैंडविच सिल्वर फॉइल में रैप कर दो और हाथ जूस की बोतल भी हमने भर कर रखी, वो भी ला दो। जी मामी जी। अरे पलक बहन, ये नाश्ता किसके लिए पैक हो रहा है? साधना जी सुधा जी के साथ उनके पास पहुंची। पलक जी मुस्कुराते हुए, अरे आप दोनों बैठिए ना, वो आवू ने अभी नाश्ता नहीं किया है और अब अगर नाश्ते के लिए बैठी तो फ्लाइट मिस हो जाएगी, इसीलिए उसके लिए ब्रेकफास्ट पैक कर रही हूँ ताकि रास्ते में करवा सको। साधना जी मुस्कुराते हुए, ये तो ठीक किया आपने, ये लीजिए पनीर पराठे हमने अपने हाथों से बनाए हैं, आवू को खिलाएगा, उसे जरूर पसंद आएंगे। जी। पलक जी टिफिन लेकर अपने बैग में रख लेती है। तभी सुधा जी जबरदस्ती का मुस्कुराते हुए, वैसे पलक बहन देखिए, बुरा मत मानिएगा मेरी बात का, पर आपको अव्या के साथ थोड़ा सख्ती से रहना चाहिए। मानती हूँ वो आपकी एक लौती संतान है, लेकिन है तो लड़की ही। प्रिया की तरह उसे भी किसी के घर ब्याह के जाना है तो क्या वहाँ भी कोई उसका यूं ही बच्चों की तरह ख्याल रखेगा? आप कितना भी कहो वो अपना घर होगा, लेकिन रहेगा तो ससुराल ही ना, और वो वहाँ की बहू। सुधा जी की बात वहाँ मौजूद किसी को जरा भी पसंद नहीं आई। अब कोई कुछ कहता उससे पहले ही साधना जी बोल पड़ी,
सुधा कैसी बातें कर रही हूँ? वो उस घर की बेटी है और हर माँ बाप अपनी बेटियों को पलकों पर बैठा कर रखते हैं। क्या तुम नहीं करती माहिरा को और रखी ससुराल नाज नखरों की बात? तो वो कितनी प्यारी बच्ची है, उसे बहुत अच्छा घर मिलेगा जहाँ उसे पलकों पर बैठा कर रखा जाएगा, समझी तुम? सुधा जी की बातों ने जख्म बनाया तो वही साधना जी की बातों ने मलहम का काम कर दिया। सुधा जी मुंह बनाकर चली गई। साधना जी पलक जी के पास आए। पलक, उसकी बातों को बुरा मत मानना, उसकी तरफ से हम तुमसे माफी मांगते हैं। अरे साधना जी, आप माफी क्यों मांग रही है? प्लीज ऐसा मत कीजिए। यहाँ ये महिलाएं बातें कर रही थी तो वही सीढ़ियों के पास खड़े अविनाश जी गुस्से से पैलेस के बाहर चले गए। यहाँ आबू रेडी होकर सबसे पहले प्रिया से मिलने गई, जहाँ प्रिया और अमय से मिलकर कुछ बातें की और फिर कार के पास आ गई, जहाँ सभी एक दूसरे से मिलकर जाने वाले थे। अव्या की नजरें तो किसी को तलाश कर रही थी लेकिन वो उसे कहीं मिला नहीं, जिससे हताश होकर वो कार में बैठ गई। पर तभी किसी की जानी पहचानी आवाज उसके कानों में पड़ी। अव्या ने फाटक से पैसेंजर सीट पर देखा जहां अभय बैठा था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अभय सामने लगे मिरर से उसे देखते हुए। क्यों, मैं यहाँ नहीं हो सकता। वैसे आप किसी को ढूंढ रही थी क्या? अव्या हड़बड़ाते हुए। नहीं तो क्यों आपको ऐसा लगा? हाँ, मुझे लगा तुम शायद मुझे ढूंढ रही हो। अव्या एब्रो उचकाते हुए। क्यों, मैंने आपको क्यों ढूंढना है? अब ये तो तुम ही बता सकती हो तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी। अभय टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, जिस पर अव्या खुद को बिजी दिखाने के लिए मोबाइल में घुस गई, जैसे काफी ज्यादा बिजी हो। वही अभय मुंह घुमाकर मुस्कुरा दिया। बाहर अविनाश जी के साथ अक्षय फेविकोल की तरह चिपका खड़ा था। मैं चलता हूँ ना आपको एयरपोर्ट ड्रॉप करने अंकल। नहीं बेटा, तुम भी आराम करो, बहुत थक गए होंगे शादी की भाग दौड़ में, हम चले जाएंगे। इतना बोल अविनाश जी उसके कंधे थपथपाते हुए कार के अंदर आकर बैठ गए। थोड़ी ही देर वो सब निकल गए। एयरपोर्ट में मौजूद वो सब अपनी फ्लाइट आने के वेट के बैठे थे। तभी अभय अविनाश जी से हाथ मिलाते हुए, अब मैं चलता हूँ, मेरा जेट आ चुका है। ठीक है। यहाँ अव्या शॉप से कॉफी लेने में बिजी थी, तभी अभय उसके कान में, मैं जा रहा हूँ, अपना खास ख्याल रखना। अव्या सिहर उठी। उसने तुरंत पलट कर देखा तो अभय दोनों हाथ पेंट की पॉकेट में डाले हल्का सा उसकी ओर झुका था, जिससे अव्या थोड़ा सा पीछे और खिसकते हुए, तो जाए ना। अभय मुस्कुराकर, बाय। अभय जाने लगा तो अव्या उसे रोकते हुए, 1 मिनट। अभय रुका तो अव्या उसके आगे आकर खड़ी हो गई। अभय उसके कुछ कहने का वेट कर रहा था, तभी अव्या उसके हाथ में कॉफी पकड़ाते हुए, ठीक से जाए और खुद का ख्याल रखना, इतना बोल अव्या चली गई। वही अभय एक नजर कॉफी को देखता है और फिर जाती हुई अव्या को। यहाँ अव्या आए तो मुस्कान दे दी कॉफी। वैसे तुझे नहीं लगता आवो अभय सर? और तू? मुस्कान शरारत से बोली। तभी अव्या उसके मुंह पर हाथ रखते हुए, क्या कर रही है? मोम आगे बैठी है, सुन लिया ना? तो दिल्ली नहीं सीधा हॉस्पिटल जाऊंगी। मुस्कान अव्या का हाथ अपने मुंह से हटाते हुए, यार सही तो कह रही हूँ, वो तुझे अपना ख्याल रखने का बोल रहे हैं, तू उन्हें कॉफी देकर खुद का ख्याल रखने का बोल रही है। भाई चल क्या रहा है? अव्या आंखें छोटी करते हुए, तू हमारी बातें सुन रही थी? नहीं तो मैं तो बस ये जानने की कोशिश कर रही थी आखिर तुम दोनों के बीच कौन सी खिचड़ी पक रही है। कोई खिचड़ी नहीं पक रही, हम तो बस ऐसे ही फ्रेंड्स होने के नाते एक दूसरे को कह रहे थे। ओह अच्छा फ्रेंड्स, मुस्कान मुस्कुराते हुए बोली थी अव्या। अब हो गया हूँ तो चल, सब हमारी फ्लाइट भी आ चुकी है। अभी तक आपने सुना था, कोई खिचड़ी नहीं पक रही, हम तो बस ऐसे ही फ्रेंड्स होने के नाते एक दूसरे को कह रहे थे। ओह अच्छा फ्रेंड्स, मुस्कान मुस्कुराते हुए बोली थी अव्या। अब हो गया हूँ तो चल, सब हमारी फ्लाइट भी आ चुकी है। अब आगे सुने। 1 हफ्ते बाद दीवान मेंशन। आज 1 हफ्ता गुजर चुका था। इस बीच अव्या लंदन जा चुकी थी, वहां अपने बिजनेस के पैर मजबूत करने। रात का वक्त था, अविनाश जी आराम से लेटे थे तो वही पलक जी कुछ सोचते हुए अपने हाथों में लोशन लगा रही थी। पलक क्या सोच रही है आप? उन्हें खोए हुए देख अविनाश जी बोले, जिस पर पलक जी होश में आते हुए, जी कहिए। मिसेज कपूर की बातों को सोच रही हूँ। पलक जी नजरें नीचे कर लेती है, जिस पर अविनाश जी गहरी सांस छोड़ते हुए, उस औरत ने ऐसी भी कोई काम की बात नहीं कही थी जिसे तुम अभी तक सोच रही हो, या फिर तुम्हें उसी वक्त उसका जवाब दे देना चाहिए था? पलक जी हैरानी से, आपने सुना था? सब सुना था, और अगर उस वक्त साधना बहन जी जवाब ना देती तो मैं खुद इसका जवाब देता, पर अभी भी मैं उनके कड़वे वचनों को बुला नहीं हूँ।
सब सही वक्त का इंतजार है। आप क्या बोल रहे हैं अविनाश? मैं कुछ समझी नहीं। बहुत जल्द समझ आ जाएगा, आप बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, कहते हुए अविनाश जी होले से मुस्कुरा दिए। यहाँ कपूर हाउस में अक्षय ने पूरा घर सिर पर चढ़ा रखा था। मोम में शादी करूंगा तो सिर्फ आव्या से। मोम में उससे प्यार करने लगा हूँ। मोम प्लीज कुछ तो समझने की कोशिश कीजिए। वेदी के जाने के बाद एक वही है जिसने मुझे दोबारा से प्यार करना सिखाया है, वरना मैंने तो सोच लिया था वेदी के अलावा कभी कोई मेरी जिंदगी में नहीं आएगा। लेकिन पता नहीं कब कैसे आव्या ने मेरे दिल में अपनी खास जगह बना ली। मोम मुझे आव्या में अपनी वेदी नजर आती है। मोम पहले ना सही, लेकिन अब मैं वेदी को खुद से दूर जाने नहीं दूंगा। अक्षय रोते हुए बोला तो वही सुधा जी गुस्से से, पागल मत बनो अक्षय, तुम्हारी शादी के लिए मैंने पहले ही मन्नत को पसंद कर लिया है। अक्षय गुस्से से, नहीं मोम, मैं आव्या के अलावा किसी को भी अपनी जिंदगी में आने नहीं दूंगा। इतना बोल अक्षय अपने कमरे में घुस गया तो वही सुधा जी गुस्से से सोफे पर बैठ गई। लंदन दीवान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री 4.6 32 गुना। आव्या काम करते करते ही सो चुकी थी। आज फिर सपने में उसे वही मोबाइल नंबर दिखा, लेकिन आज भी वो कुछ अंक ही देख पाई। आव्या ने फटाक से वो अंक नोट कर लिए। आव्या उदासी से, आज फिर मैं पूरा नंबर नहीं देख पाई। आव्या वो अंक देखे और फिर गहरी सांस छोड़ते हुए केबिन के बाहर चली गई। आव्या पैदल ही लंदन की सड़कों पर चल रही थी। सूरज ढल रहा था, हवा भी काफी ठंडी चल रही थी। आव्या उस नंबर सोचते हुए बस आगे बढ़ी जा रही थी। तभी उसे अविनाश जी का कॉल आया। आव्या मुस्कुराकर, हेलो डैड, हेलो प्रिंसेस, किसी है आप? आई एम फाइन डैड एंड यू? बिल्कुल फिट एंड फाइन, जैसा आप छोड़ कर गई थी। और प्रिंसेस काम कैसा चल रहा है? सब कुछ एकदम ठीक है, धीरे धीरे सारा अरेंजमेंट हो जाएगा। और मम्मा वो कैसी है? ये लीजिए, आप खुद ही पूछ लीजिए। आव्या और पलक जी बातें करने लगी और माँ बेटी की ऐसी गोसिप्स थी कि घंटों चली। ये देख अविनाश जी मुस्कुरा कर लेट गए। देखते ही देखते 2 दिन गुजर गए। आज संडे था और अविनाश जी भी घर पर थे। वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, तभी पलक जी उनके आगे चाय का कप रखते हुए, अविनाश आवू वापस कब तक आएगी? अविनाश जी चाय का कप उठाते हुए, अरे अचानक से ऐसा सवाल क्यों? अविनाश देखिए, मैं अभी मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। आवू कब तक आएगी ये मुझे बताए बस आप। अरे भाई, जैसे ही वहाँ सब सेटल डाउन हो जाएगा तब वापस आ जाएगी। ज्यादा नहीं, कम से कम 6 महीने। इतने दिन? लेकिन उसने तो कहा था जल्दी आ जाएगी। पलक जी पैनिक करने हुए बोली, जिस पर अविनाश जी उन्हें शांत करवाते हुए, पलक रिलैक्स, तुम्हें प्रिंसेस की याद आ रही है? हुम्मा बहुत ज्यादा, प्लीज आप उसे बुला लीजिए। ऐसे बीच में तो नहीं आ सकती, पर हम चल सकते हैं। तो बोलिए कब चलना है? आप सच बोल रहे हैं? हाँ, वो असल की याद तो हमें भी बहुत आ रही है, इसीलिए चलते हैं उससे मिलने। ये सुनते ही पलक जी खुश हो गई। पता नहीं, पर सुबह से ही उनका जी बहुत घबरा रहा था। रहे रहे कर आव्या ख्याल उन्हें तड़पा जाता। जब रहा नहीं गया तो उन्होंने अविनाश जी से अपना हाल दिल कहे सुनाया। अभी ये दोनों मियाँ बीवी बैठे थे कि घर की डोर बेल बजी। मेड ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने वैभव जी उनके साथ मिस्टर कपूर खड़े थे। दोनों लोग अंदर आए। उन्हें देख अविनाश जी हैरानी से, अरे वैभव जी, मिस्टर कपूर, आप दोनों खड़े क्यों है? बैठिए। वैभव जी सोफे पर बैठते हुए, माफ कीजिएगा इस वक्त आपको तकलीफ दी। अरे ऐसी कोई बात नहीं है भाई साहब, लेकिन इस वक्त सब कुछ ठीक तो है। पलक जी बोली तो मिस्टर कपूर इधर उधर देखते हुए, भाभी जी अव्या कहीं नजर नहीं आ रही, कहीं गई हुई है क्या? हाँ, प्रिंसेस अभी घर पर नहीं है, बिजनेस ट्रिप पर गई है, अविनाश जी ने जवाब दिया। वैभव जी और मिस्टर कपूर एक दूसरे को देखने लगे। वही दोनों को इस तरह एक दूसरे देखता पाकर पलक जी इशारों ही इशारों में अविनाश जी से मसला पूछने लगी। तभी वैभव जी, देखिए अविनाश, हम बात को ज्यादा घुमा फिरा करना नहीं जानते, इसीलिए सीधे मुद्दे की बात करेंगे। हमें आव्या को अपने घर की बहू बना चाहते हैं। ये सुन पलक जी एकदम ब्लैंक हो गई। वही अविनाश जी के चेहरे पर मुस्कान बिखरने लगी, पर अगले ही पल ये मुस्कान तुरंत गायब हो गई जब वैभव जी ने आगे को बात कही। अक्षय अव्या को पसंद करता है और जहां तक हम जानते हैं अव्या भी शायद उसे पसंद करती है, इसीलिए हम आपके घर ये रिश्ता लेकर आए हैं। अब आप बोलिए, इसमें आपकी क्या राय है? देखिए अविनाश जी, भाभी जी आप बिल्कुल बेफिक्र रखिए। आप जैसा ऐशो आराम तो शायद हम नहीं दे पाए, लेकिन उसे कभी कोई चीज की कमी ना हो इसकी कोशिश है जरूर करेंगे। अपना तरफ से कोई तकलीफ होने नहीं देंगे, मिस्टर कपूर ने कहा तो अविनाश जी मायूसी से,
हमें कोई एतराज नहीं है, बस ये सब इतनी जल्दी। अभी तो प्रिंसेस की स्टडी भी कंप्लीट नहीं हुई है, तो हम हाल फिलहाल में एंगेजमेंट कर लेंगे। 1-2 साल में तो उनकी पढ़ाई हुई जानी है। मिस्टर कपूर उन्हें कैवेंस करते हुए बोले। वैभव जी शांति से अविनाश जी चेहरे के भाव को समझने की कोशिश कर रहे थे। अविनाश जी, देखिए भाई साहब, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट अक्षय कितना अच्छा लड़का है ये हम बेहतर तरीके से जानते हैं, लेकिन ये फैसला हमारी प्रिंसेस का है, क्योंकि शादी के बाद लाइफ मेरी बच्ची को बितानी है, इसीलिए उसकी राय जाने बगैर हम कोई फैसला नहीं ले सकते। वैभव जी मुस्कुराते हुए, हमें आपकी सोच जानकर खुशी हुई। आप अव्या से बात कर लीजिए, फिर हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा। अब हम चलते हैं। वो दोनों लोग चले गए। अविनाश जी शांति से बैठे रहे। उन्हें ऐसे देख पलक जी उनके कंधे पर हाथ रखते हुए, ज्यादा मत सोचिए, लड़का देखा सुना है और स्वभाव से भी कितना अच्छा है। मुझे तो अक्षय अपनी आवू के लिए परफेक्ट मैच लग रहा है, पर हमें नहीं। पलक जी हैरानी से, पर क्यों? कहीं आप पैसों से हैसियत तो नहीं देख रहे अविनाश? देखिए, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, और अक्षय तो सोना है सोना। हम जानते वो सोना है, लेकिन हमारी प्रिंसेस सोना नहीं हीरा डिजर्व करती है। मानता हूँ अक्षय अच्छा है, स्वभाव भी बहुत फ्रेंडली है, काइंड हार्टेड है, लेकिन जहाँ खूबियाँ देखी जाती है वही खामियों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो भी एक बिजनेसमैन है, लेकिन लॉस्टेड बिजनेसमैन। ऐसा बिजनेसमैन जिसने अपनी बेवकूफियों के चलते फैमिली बिजनेस ही डूबा दिया। वो तो मिस्टर राठौर ने उनकी कंपनी को सहारा दे रखा है, वरना अब तक वो सड़क पर होते। मेरी प्रिंसेस उससे लाख गुना बेहतर है, डायमंड है डायमंड। ऐसे में मैं अपनी बच्ची को किसी लुजे के हाथ नहीं पकड़ा सकता। वो डायमंड है तो उसे डायमंड ही मिलना चाहिए। पर अविनाश कहाँ से लाएंगे आप डायमंड जैसा लड़का अपनी प्रिंसेस के लिए? वो हमें बहुत पहले ही मिल चुका है। कौन? अभय। हम अभय को अपना सन इन लॉ बनाएंगे। ये सुन पलक जी और भी ज्यादा हैरान हो गई। नहीं, हम अभय को अपनी आवू के लिए कभी एग्री नहीं करेंगे। आप जिसे डायमंड डायमंड कर रहे हैं वो कोयला है कोयला। आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं अविनाश, कुछ नहीं। दीवान मेंशन, आप नहीं जानते अविनाश अभय का कैरेक्टर कैसा है। वो एक आयाश लड़कीबाज लड़का है, और ऐसे इंसान के साथ हम कभी अपनी बेटी शादी की नहीं करेंगे। पलक जी अविनाश जी सच्चाई को बताते हुए बोली, जिस पर अविनाश एकदम नॉर्मली, हम सब जानते हैं पलक। पलक जी को दूसरा झटका लगा। आप सब जानते हैं, सब जानते हुए भी आप अपनी बेटी को उस इंसान के साथ झोंकना चाहते हैं। पलक जी गुस्से से बोली, जिस पर अविनाश जी उन्हें समझाने की कोशिश करते हुए, पलक आपने क्या सुना और क्या देखा ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हमेशा आंखों देखा और कानों सुना सच नहीं होता। इसी तरह जिस तरह का आप अभय को समझ रही है वो ऐसा नहीं है। मानते हैं उस नेचर बाकियों से अलग है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं उसका कैरेक्टर भी वैसा हो जैसा। बस कीजिए अविनाश, हमें आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आवू में आपकी जान बसती है, और अब जान के साथ ऐसा फैसला लेते आपको जरा भी तकलीफ नहीं हुई। पलक जी रो पड़ी। अविनाश जी उन्हें लाख समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो थी कि समझने को तैयार ही नहीं थी। दिमाग में अभय का पास जो उन्होंने अनजाने में सुन लिया था वो बस चुका था। थक हार कर अविनाश जी शांति से सोफे पर बैठ गए। आप क्या चाहती है, बस इतना हमें बताए। अविनाश जी ने आखिरी बार पूछा, जिस पर पलक जी, हमें अक्षय अपनी आवू के लिए पसंद है। उद्धरण चिन्ह। अविनाश जी गुस्से से चिल्लाते हुए, ये नहीं हो सकता, आपने मिसेज कपूर की बात नहीं सुनी थी। ऐसी सोच वाली के घर हम अपनी बेटी बिहाएंगे। हाँ, हम जानते हैं उनकी सोच अच्छी नहीं है, लेकिन उनका बेटा तो ऐसा नहीं है। वैसे भी शादी अक्षय से होंगी, उसकी माँ या घर वालों से नहीं। उद्धरण चिन्ह। पलक तुम समझ क्यों नहीं रही हो? अविनाश जी पलक जी को समझाने की कोशिश में एक बार फिर लग गए, लेकिन अब पलक जी कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। वो अपना आखिरी फैसला सुनाते हुए, हम माँ है आवू की अपनी बेटी का भला ही चाहते हैं, और ये भी जानते हैं अक्षय उसके लिए अच्छा जीवन साथी साबित होगा। अविनाश जी से अब बर्दाश्त नहीं हुआ तो गुस्से से, तो क्या हम दुश्मन है अपनी बेटी के? देखिए पलक जी, आपकी जिद के चलते हम अपनी प्रिंसेस की लाइफ यूं ही बर्बाद नहीं होने देंगे। हेलो मम्मा, अरे वो मीटिंग में थी इसीलिए कॉल अटेंड नहीं कर पाए। अच्छा वो सब साइड कीजिए और बताएं आप कैसी है और डेड। अव्या अपनी कार की ओर बढ़ते हुए बोली। तभी पलक जी, यहाँ सब ठीक है आवो, बच्चा हमें आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलिए मम्मा, मैं सुन रही हूँ। अव्या कार स्टार्ट करते हुए बोली, जिस पर पलक जी धीरे से, आपको अक्षय कैसे लगते हैं? अव्या ने एकदम से कार का ब्रेक लगा दिया, जिससे कार झटके से रुक गई। अव्या हैरानी से, व्हाट?
मम्मा ये कैसा सवाल है? जितना पूछ रहे हैं उतना बताए। आपको अक्षय कैसे लगते हैं? बोलते हुए पलक जी आज जो कुछ हुआ सब कुछ उसे बता दिया सिवाय अपनी और अविनाश जी के बहेस के। जैसे जैसे अव्या सुन रही थी उसका गुस्सा भी उफान मार रहा था। अव्या सख्त आवाज में, नहीं मम्मा, मुझे अक्षय बिल्कुल पसंद नहीं और बेहतर होगा ये बात आप यही खत्म कर दे। क्यों नहीं पसंद? इसकी कोई वजह? पलक जी के सवाल पर अव्या खामोश हो गई। अब उन्हें क्या बताती? कोई वजह नहीं है मम्मा, बस मुझे वो इंसान पसंद नहीं, पर हमें है। हम चाहते हैं आपकी शादी उनसे हो। ये सुन अव्या अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे समझ नहीं आ रहा था वो अब पलक जी कैसे समझाए। अव्या खुद को शांत रखते हुए, मम्मा क्या डैड भी यही चाहते हैं? नहीं, वो इस रिश्ते के लिए कभी हाँ नहीं करेंगे, लेकिन अगर तुम मान जाओ तो हम उन्हें भी मना लेंगे। नहीं मम्मा, उसकी जरूरत नहीं है। मैं ये शादी कभी नहीं करूंगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। पलक जी गुस्से से, अगर ये आपका आखिरी फैसला है तो हमारा भी आखिरी फैसला सुन लीजिए। आपको ये शादी करनी पड़ेगी और इसके आगे हम कुछ नहीं सुनेंगे। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल पलक जी ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। वही अव्या गुस्से से जोर का मुक्का स्टिंग पर दे मारती है। उसे अक्षय पर इतना गुस्सा आया हुआ था कि अगर वो सामने होता तो अव्या यही उसे दफन कर देती। कुछ वक्त बाद अव्या ने अपने आदमी से अक्षय का नंबर लिया और उसे कॉल मिला दिया। यहाँ अक्षय और मीरा फुल एंजॉय कर रहे थे। मुबारक हो, अब तो तुम्हारी शादी उस मिलिया की एकलौती वारिस से हो जाएगी, फिर उसका सब कुछ तुम्हारा। अक्षय मीरा के बालों को साइड करते हुए, ये तो होना ही था। आखिर में अक्षय कपूर हूँ, जो चीज मुझे पसंद आ जाए उसे हासिल करके ही दम लेता हूँ। मगर जो भी हूँ, साली ने बहुत घुमाया अपने आगे पीछे। तो कोई बात नहीं, एक बार बस उसका सब कुछ अपने नाम कर लेना, भर पाए अपने आप हो जाएगी। मीरा ने अभी इतना ही कहा था कि अक्षय का फोन बज पड़ा। उसने नंबर देखा तो कोई अननोन नंबर था। उसने पिक किया। हेलो, कौन? मैं बात कर रही हूँ मिस्टर कपूर। अव्या की आवाज सुन अक्षय मुस्कुराकर, ओह अव्या जी बोलिए, कैसे कॉल किया आपने? उद्धरण चिन्ह। मेरे कॉल करने की वजह आप अच्छे से जानते हैं, इसीलिए मेरा जवाब भी सुन लीजिए। मैं ये शादी नहीं करना चाहती। आप ये बात खुद अपने पेरेंट्स बोल दीजिए। देखिए अव्या जी, आप चाहे तो थोड़ा वक्त लीजिए, फिर आराम से जवाब दीजिएगा, क्योंकि आपसे मेरी शादी हो। मेरे अलावा मेरी फैमिली भी यही चाहती है। उन लोगों ने आपको पसंद किया है। फिर पूरे होशो हवास में जवाब दे रही हूँ, मुझे आपसे शादी नहीं करनी। सो प्लीज आप खुद अपनी फैमिली को मना कर दीजिए। अक्षय धीरे से, ठीक है मैं अपनी फैमिली से बात करूंगा, पर आप इसकी। अक्षय ने अभी इतना ही कहा था कि अव्या उसकी बात काटते हुए, अब इसकी जवाब बताना मैं आपको जरूरी नहीं समझती, सो प्लीज आप खुद इस रिश्ते के लिए मना कर दीजिए, वरना मुझे ही मना करना होगा, जो आपकी फैमिली को पसंद नहीं आएगा। इतना बोल अव्या कॉल कट कर देती है। इसी तरह की और भी रोमांचक स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल लेना को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अब एपिसोड में आगे। अक्षय का पारा हाई हो चुका था। जो देख मीरा, क्या हुआ बेबी? एक एम्पायर अभय का केबिन में आई कमिंग सर। मुस्कान डोर नोक करते हुए बोली, जिस पर अभय जो कुछ सोचते हुए कॉफी पी रहा था। यस कमिंग। मुस्कान अंदर आई। कुछ ऑफिस डिस्कशन के बाद मुस्कान जाने लगी तो अभय उसे रोकते हुए, एक मिनट मिस मुस्कान। जी सर। मुस्कान अपनी जगह पर रुक गई। अभय टेबल पर उंगलियां टैप कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था पूछे तो कैसे पूछे। मुस्कान को थोड़ा अजीब लगा तो वो दोबारा से, सर आपको कुछ काम था? हाँ वो मिस दीवान से आपका कांटेक्ट हुआ है क्या? अभय ने पूछ ही लिया, जिस पर मुस्कान ना में सिर हिलाते हुए, नहीं सर, जब से वो लंदन गई है तब से मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। सर आपको कुछ काम था उससे? नहीं, आप जा सकती है। मुस्कान केबिन से बाहर चली गई। तभी उसे अंकित मिला। अरे तुम यहाँ भाई के केबिन में? हाँ वो सर ने बुलाया था। पर क्यों? मुस्कान ने उसे सब बता दिया, जिसे सुन अंकित के चेहरे पर 440 वोल्ट की स्माइल आ गई। जो देख मुस्कान, कहीं आप भी वही तो नहीं सोच रही जो मैं सोच रही हूँ? हाँ, पर तुम्हें कैसे पता मैं क्या सोच रहा हूँ? अंकित के सवाल पर मुस्कान, चलिए कैंटीन में चल पर बात करते हैं। हाँ चलो। कुछ समय बाद दोनों कैंटीन में बैठे कॉफी पी रहे थे। अंकित तो इतना खुश था जिसकी कोई हद नहीं। अरे अंकित जी, आप तो ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे दोनों शादी के लिए ही मान गए हो। अभी कंफर्म तो हो जाने दीजिए। आखिरी दोनों में बात पहुंची कहाँ तक है? मुस्कान अंकित की उल्टी सोच पर लगाम कसते हुए बोली, जिस पर अंकित, ईएम शुआ भाई की तरफ से तो सब क्लियर है और आवो। मुस्कान सोचते हुए,
मुझे भी लगता है वो अभय सर को लेकर कुछ तो फील करती है, मगर कहाँ तक आई डोंट नो। दोनों इस बारे में सोचने लगे। दूसरे दिन लंदन। मम्मा मैं ये शादी नहीं करूंगी, प्लीज आप मुझे फोर्स मत कीजिए। इतना बोल अव्या ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। टेंशन से सिर फटा जा रहा था। इस वक्त वो बीच साइड बैठी थी। रात का वक्त था तो ठंडी ठंडी हवाएं बदन को छू कर निकले लगी। अव्या के मन में बस अपनी पिछली लाइफ चल रही थी। उसे सोचकर उसकी आंखों में आंसू भर गए। क्या वो सब फिर से होगा? क्या फिर से मैं अपना सब कुछ खो दूंगी? सोचते हुए अव्या की आंख से आंसू बह निकला। तभी मोबाइल एक बार फिर घंघना उठा। अव्या ने फ्लैश हो रहे नंबर को देखा, फिर गहरी सांस छोड़कर कॉल पिक कर लिया। जी बोलिए भाई। आवू तूने जो नंबर दिए थे उसके हिसाब से कुछ मोबाइल नंबर मिले हैं, मैं तुझे लिस्ट सेंड कर रहा हूँ। ओके कॉल के कट होते ही एक लंबी चौड़ी लिस्ट अव्या को सेंड हो गई। बुझे मन से अव्या उन नंबरों को देखने लगी। तभी नजर एक नंबर पर ठहर गई। दिल तेजी से धड़क उठा। अव्या ने जल्दी से अपना पर्स उठाया और कुछ ढूंढने लगी। लगभग सारा सामान उसने उड़ेल दिया, जिससे एक छोटी सी डायरी उसे मिली। अव्या ने उसे खोला, जिसमें कुछ अंक लिखे थे जो अव्या ने सपने से उठने के बाद नोट किए थे। धड़कते दिल और कैंपते हाथों से अव्या उस नंबर को मैच करने लगी, जिसके अधिकतर अंक उस नंबर से मैच हो रहे थे। बिना वक्त गवाए अव्या ने अपने आदमी को कॉल लगाया। कॉल के पिक होते ही अव्या, पार्क में तुम्हें एक नंबर सेंड कर रही हूँ, उसकी सारी डिटेल मुझे अभी इसी वक्त चाहिए। ओके मैं देखता हूँ। अव्या से अब और इंतजार नहीं हो रहा था। वो हाथों को बुरी तरह से रगड़ रही थी। करीब 10 मिनट के बाद पार्थ का कॉल आया। कॉल पिक करते हुए अव्या, बोलो क्या पता चला? सॉरी मैम, लेकिन ये नंबर प्राइवेट है, पता लगाना मुश्किल हो रहा है। अव्या ने कस के आंखें बंद करी। उसे लगा था कि अब वो उस शख्स तक पहुंच जाएगी, लेकिन नहीं। अव्या शांति से, दूसरा कोई रास्ता जिससे मैं उस नंबर तक पहुंच सकती हूँ। मैम किसी प्राइवेट नंबर का पता लगाना थोड़ा मुश्किल है। खैर आप मुझे 1-2 दिन का टाइम दीजिए, मैं पता कर। टाइम ही तो मैं नहीं दे सकती, मुझे किसी भी हाल में इस नंबर की सारी डिटेल चाहिए। अव्या से अब और इंतजार नहीं हो रहा था। पार्थ कुछ सोचते हुए, ठीक है मैम, मैं इस नंबर को हैक करने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा रिस्की काम, जो करना है करो, बस मुझे नंबर की डिटेल चाहिए। ठीक है। पार्थ ने कॉल डिस्कनेक्ट किया और उस नंबर को हैक करने की कोशिश में जुट गया। पर नंबर की सेफ्टी को उसका सिस्टम ब्रेक नहीं कर पा रहा था। जितना कुछ उसके हाथ लगा उतना ही उसने अव्या को फॉरवर्ड कर दिया। यहाँ अव्या ने जब पार्थ का मैसेज देखा, जिसमें सिर्फ उस नंबर की लोकेशन थी, तभी पार्थ का कॉल आया। मैम सिर्फ उस नंबर की करंट लोकेशन मिली है जो आपके आसपास एरिया में ही शो हो रहा है। उद्धरण चिन्ह। अव्या कुछ नहीं बोली, बल्कि वो खुद हैरान थी कि लोकेशन उसके आसपास क्यों बता रही है। कहीं वो शख्स उसके इर्द गिर्द तो नहीं। ये ख्याल आते ही अव्या, पार्थ ये लोकेशन मुझसे कितने मिनट की दूरी पर है? पार्थ चेक करते हुए, मेल ज्यादा नहीं, बस यही क्यों 15 से 20 मिनट। अव्या ने तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और उस लोकेशन के हिसाब से आगे बढ़ गई। दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। पैरों में तो जैसे जान ही खत्म हो गई हो। रात के वक्त बीच साइड कई लोग एंजॉय कर रहे थे। आज लंदन में कोई त्योहार था, जिसके सेलिब्रेशन के लिए लोग अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ वहां एंजॉय कर रहे थे। अब इतने लोगों में अव्या अपने उस दीवाने को कैसे ढूंढे, उसे समझ नहीं आ रहा था। काफी सोचने के बाद उसने उस नंबर पर कॉल करने का डिसाइड किया। सारी हिम्मत एक जगह कर उसने नंबर डायल किया। रिंग जाने लगी। हर जाती रिंग पर अव्या का दिल उतनी ही तेजी से धड़कता जाता। नजरें चारों ओर लगी थी। तभी सामने समुंदर की ओर खड़े एक शख्स पर उसकी नजर गई, जिसकी पुश्त अव्या के सामने थी। वो आदमी भी किसी से कॉल पर बात कर रहा था। अव्या गौर से उस आदमी की पुश्त को घूरने लगी, जैसे उसने कहीं ना कहीं देखा हो। तब तक कॉल कट हो गया। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वो उत्तर नहीं दे रहा है। कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय बाद कॉल करें। धन्यवाद। कॉल कट हो चुका था। अव्या ने एक नजर उस शख्स को देखा और अपनी और उस नंबर की लोकेशन को, जो बिल्कुल पास थे। अव्या को यकीन हो गया ये नंबर वाला शख्स वही है। उसने दोबारा से कॉल किया, लेकिन इस बार आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वो अन्य कॉल पर व्यस्त है। अव्या के कदम अब उस शख्स की ओर बढ़ गए, पर तभी वो शख्स पलटा। अव्या की नजर उस शख्स पर थम गई। मुंह से सिर्फ निकला, अभय। जी हाँ, सामने अभय ही खड़ा था। अव्या को देख मुस्कुराने लगा। वही अव्या शौक थी। कानों में अपनी पिछली लाइफ के दीवाने की वो लाइन गूंजने लगी। जब उसने उससे पूछा था कौन हूँ तुम, तब उसके दीवाने कहाँ था। दीवाना
तुम्हारा दीवाना और तुम मेरी दीवागी। अव्या की आंखों के आगे अब तक अभय के संग बिताए वो सारे पल किसी वीडियो की तरह चलने लगे। उसकी केयर, उसकी बातें, उसका चिढ़ाना, सब कुछ। अव्या की आंखों से आंसू निकल गए जब उसे वो शब्द याद आए, जब तक मेरा कॉल नहीं आता तब तक तुम कमरे से बाहर मत निकला और ना तो किसी को कमरे के अंदर आने देना। लेकिन तब अव्या ने उसकी बात नहीं मानी और निकल गई कमरे के बाहर अक्षय से सवाल करने। यहाँ अभय जैसे ही कुछ कहने को हुआ, अव्या दौड़ते हुए आई और झट से अभय के सीने से लग गई। अभय के कदम लड़खड़ा गए लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। अव्या अभय के सीने से लगी सिसक रही थी। अभय उसकी कमर को थाम प्यार से सिर से हिलाने लगा। यहाँ आसमान में कलरफुल फाइरवर्क्स होने लगी। सारा नजारा कितना खूबसूरत और रोमांटिक था कि बता नहीं सकते। अभय अव्या को शांत करवाते हुए, तुम रो क्यों रही हो? अव्या ने अपना छोटा सा फेस अभय के सीने से निकाला और उसके चेहरे को देखना में सिर हिलाते हुए, बस ऐसे ही आपको देख रोना आ गया। बोलते बोलते अव्या ने दोबारा से मुंह अभय के सीने में छुपा लिया। अभय की बढ़ी हुई धड़कनों को सुन अव्या मुस्कुरा दी। तो वही अव्या के ऐसे चिपकने से अभय को प्रॉब्लम होने लगी। वो अव्या को खुद से दूर करते हुए, वो दो ह्यूमन, मुझे देख तुम्हें रोना आ गया क्या? मैं इतना डरावना दिखता हूँ? आज अभय के गुस्से को देखकर भी अव्या मुस्कुरा रही थी। अभय ने उसे खुद से दूर कर दिया था लेकिन अव्या इतनी खुश थी कि दोबारा से उसके गले लग गई। उसे उसका दीवाना मिल गया। इससे ज्यादा खुशी शायद ये जानकर हुई थी कि अभय ही उसका दीवाना है। पर जो भी हुआ, आज अव्या बहुत बहुत खुश थी। अव्या की मजबूत पकड़ को महसूस कर अभय भी शांत हो गया और मुस्कुराने लगा। अभय धीरे से अव्या के कान में, मिस दीवाना, आज आप कुछ ज्यादा ही मुझसे चिपक रही है, इसकी कोई खास वजह? अव्या ने चेहरा उठाकर ऊपर देखा तो अभय के होंठ उसके माथे को छू गए, जिस एहसास से दोनों की आंखें बंद हो गई और पता नहीं कब तक वो इसी पोजीशन में खड़े रहे। कुछ वक्त बाद दोनों बीच पर बैठे थे। तुम ठीक तो हो? अव्या को ऐसे अकेले अकेले मुस्कुराता देख अभय ने सवाल किया, जिसके जवाब में अव्या उसे ही एकटक देखते हुए, आपको पता है आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत ज्यादा। अव्या अपनी बहें फैलाते हुए बोली, जिस पर अभय और खुश होने की वजह, कोई था जिसे मैं 7 महीनों से ढूंढ रही थी, फाइनली आज वो मुझे मिल गया। अभय का चेहरा सख्त हो गया। कौन था जिसे तुम इतनी शिद्दत से ढूंढ रही थी? उसके फेस एक्सप्रेशन देख अव्या मुस्कुरा उठी। वही उसकी मुस्कान देख अभय को और चिढ़ होने लगी, जिस पर अब अव्या खिलखिला उठी। वही उसकी मन मोह लेने वाली हंसी को सुन अभय भी मुस्कुरा दिया। पर तभी अव्या का पेट गुदगुद करने लगा, जिससे अव्या के गाल हो गए। वही अभय धीरे से, तुमने अभी तक डिनर नहीं किया? अव्या नजरें चुराने लगी, जिस पर अभय उठते हुए, चलो चलकर डिनर करते हैं, यहाँ पास ही में बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। अव्या बुरी सी शक्ल बनाते हुए, नहीं मुझे ये सब नहीं खाना, कुछ इंडियन खाना है, वो भी घर का। इंडियन मिल तो जाएगा पर घर का वो तो घर पर ही मिलेगा। कुछ वक्त बाद दोनों अभय की विला में मौजूद थे। अभय एप्रोन पहनकर अव्या के लिए कुछ इंडियन मगर घर जैसा खाना बनाने की तैयारी में था। तो वही डाइनिंग टेबल पर बैठी अव्या गल पर हाथ रखे बड़ी गौर से अभय को देख रही थी। ये मुझसे प्यार करते हैं, वो भी दीवानगी वाला, लेकिन लग क्यों नहीं रहा? कहीं ये प्यार व्यार सिर्फ उस लाइफ तक तो नहीं था? अव्या काफी देर से अभय को घूर रही थी, जिसका अंदाजा अभय को पहले ही था। मुझे घूरना बंद करो। अव्या हड़बड़ा गई। तो वही अभय मुस्कुरा दिया। यहाँ अभय जीरा राइस में तड़का लगा रहा था, तभी अव्या खाने की खुशबू लेते हुए उसके पास आई। उम्मा क्या खुशबू है, एक बात पूछूं ना आपसे? अभय अपना काम करते हुए बोला, जिस पर अव्या, आप किसी से प्यार व्यार करते हैं क्या? अभय के हाथ रुक गए। वो एकटक अव्या को देखने लगा। दिल की धड़कनें सुपर फास्ट एक्सप्रेस की तरह दौड़ने लगी, जिस पर अव्या झुंझुला कर, अरे मुझे घूरने के लिए थोड़ी कहाँ है। उससे वेट नहीं हो रहा था ये जानने के लिए अभय उससे पहले जैसा प्यार करता है या नहीं। तो वही अभय वैसे ही अव्या को देखते हुए, हुम्मा का मतलब हाँ, किससे? अव्या एक्साइटेड हुए बोली, जिस पर अभय बिना किसी भाव के, तुमसे। अव्या हड़बड़ा गई। भले ही उसे पता लग गया हो पिछली लाइफ में अभय उससे प्यार करता था, लेकिन ऐसे अभय का अचानक कहना अव्या को शॉक कर गया। वही अभय उसकी ऐसी हालत देख, ज्यादा सीरियस मत लो, जोक था। अभय हंस दिया, लेकिन अव्या गुस्से से लाल हो गई। बड़ा ही वाहियत जोक था, मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। इतना बोल अव्या जाने लगी, तभी अभय उसे कमर से पकड़ अपनी ओर खींच लेता है, जिससे अव्या की पिट अभय के सीने से जा लगी। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। तो वही अभय उसके कान में अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए, क्या पसंद नहीं आया?
मेरा ये कहना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या फिर ये कि बस मजाक था? अभय की सांसें अव्या के अंदर गुदगुदी कर रही थी, जिससे आंखें बंद हो गई। वही अव्या के बालों से अति भीनी भीनी खुशबू अभय को मदहोश करने लगी। दोनों अभी एक दूसरे में खोने को तैयार थे, मगर कुकर ने सीटी बजा दी, जिससे हड़बड़ा कर दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। अव्या भागकर किचन के बाहर निकल गई। वही अभय ने आंखें बंद करते हुए बालों को पीछे की ओर ढकेल दिया। कुछ देर बाद दोनों शांति से बैठे डिनर कर रहे थे। अव्या खाने को देखते हुए मन में, हर एक डिश मेरी पसंद का है। क्या इन्हें ये सब पहले से पता था? अव्या सामने बैठे अभय को देखती है, जो चुपचाप डिनर कर रहा था। अव्या बिना लगाल पेट के सीधे सीधे पूछ लेती है, आपको कैसे पता ये सारी चीजें मेरी फेवरेट है? ये सब तुम्हारी फेवरेट है? ओह, ये सब तो मैंने यूं ही बना लिया। खैर तुम बेटी क्यों हूँ, खाना शुरू करो। अभय तो ऐसे बोला जैसे जानता ही ना हूँ। अव्या ने हाँ में सिर हिला दिया और खाना खाने लगी। ये मुझसे प्यार करता है तो फिर अनजान क्यों बन रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं इसे अभी तक मुझसे प्यार हुआ ही ना हो, लेकिन कुछ देर पहले जो हुआ वो क्या था? किचन वाला सीन याद करते हुए आहा बहुत कन्फ्यूजन है। अव्या अब चिढ़ चुकी थी। वही उसके बनते बिगड़ते भाव देख अभय, क्यों क्या हुआ, तुम्हें खाना पसंद नहीं आया क्या? अव्या जो चिढ़ी हुई थी अभय के ऐसे सवाल पर। नहीं, खाना बहुत अच्छा है पर मेरा हो गया ऐसे कैसे? तुमने तो अभी कुछ खाया भी नहीं है। अभय के ऐसे बिहेव से अव्या को चिढ़ होने लगी। जब वो उसे पसंद करता है, प्यार करता है, वो भी दीवानगी की हद तक, तो बता क्यों नहीं रहा? खैर अव्या गुस्से से खाना खाने लगी एंड लास्ट वो अपने घर के लिए निकल रही थी, तभी पीछे से अभय, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद से चली जाऊंगी। अव्या जाने लगी मगर अभय उसका हाथ पकड़ कार के अंदर बैठा देता है। अव्या सवालिया नजरों से उसे घूरने लगी, जिस पर सीट बेल्ट लगाते हुए अभय, मिस दीवान मैं नोटिस कर रहा हूँ आज तुम मुझे कुछ ज्यादा ही अजीब नजरों से घूर रही हो। सब ठीक है ना या फिर? अभय टेढ़ा मुस्कुरा दिया, जिस पर अव्या फाटक से मुंह फेरते हुए, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे जल्दी घर जाना है, प्लीज चलिए। जो सुनना चाह रही हूँ वो तो मुंह से फुट नहीं रहा, बस बकवास किए जा रहे हैं। अव्या बड़बड़ाते हुए बोली, जिस पर अभय, कुछ कहा तुमने? नहीं मुझे ऐसा लगा। अव्या दांत पिसते हुए, कुछ नहीं चलिए। अभय ने कुछ नहीं कहा तो वही अव्या विंडो के बाहर देखने लगी। अभय ड्राइव करते हुए मुस्कुरा रहा था, जैसे अव्या को परेशान करने में पता नहीं कौन सा आनंद मिल गया हो। कुछ वक्त बाद अभय ने कार सोसाइटी गेट के आगे रोकी, जिससे निकलकर अव्या जाने लगी। तभी अभय उसे रोकते हुए, मिस दीवान। अव्या के बढ़ते हुए कदम रुक गए। वो पलटी, जिस पर अभय, अपना ख्याल रखना। अव्या मुस्कुरा उठी। अभय की आंखों में अपने लिए फिक्र देख दिल खुशी से झूमने का हो रहा था। उसे बाय बोल अव्या अपने अपार्टमेंट की ओर बढ़ गई, पर अभय तब तक वही खड़ा रहा जब तक अव्या के फ्लैट की लाइट ऑन ना हो गई। जब तस्लीम हो गई कि अव्या पहुंच गई तो अभय भी वापस चला गया। अपने कमरे की विंडो के पास खड़ी अव्या जाते हुए अभय को देख मुस्कुरा रही थी। वो इंसान अभय ही था जिसे मैं इतने दिनों से ढूंढ रही थी, मेरे साथ मेरी आंखों के सामने, और मैंने उसे जरा भी नहीं पहचाना। ओह गॉड, अव्या ने सिर पिट लिया। देखते ही देखते 1 महीना गुजर गया। अव्या बिजनेस और पढ़ाई में इतना डूब गई कि किसी चीज का होश ही नहीं रहा था। घर पर भी बहुत कम बात करती। पलक जी से तो उसने जैसे बात करना ही बंद कर दिया हो, क्योंकि जब भी बात करती वो अक्षय और उसकी शादी की रट लगा बैठती, जो अव्या से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन आज अव्या घबराई सी पहली ही फ्लाइट लेकर दिल्ली आ गई। दौड़ते दौड़ते वो सिटी हॉस्पिटल पहुंची। रिसेप्शनिस्ट से अव्या, मैसेज अविनाश दीवान के स्वर्ड में है। रिसेप्शनिस्ट चेक करते हुए, 1 मिनट मैम, आई विल चेक इट एंड देन टेल यू। टेंशन से अव्या हाथ रगड़ने लगी। तभी रिसेप्शनिस्ट, मेन 2nd फ्लोर, वर्ड नंबर 302, उद्धरण चिन्ह। अव्या ने जैसे ही सुना तुरंत उस वर्ड की ओर बढ़ गई। जैसे ही वर्ड में आए देखा सामने बेड पर पलक जी लेटी है। उनके हाथ में ड्रिप लगी थी तो दूसरी साइड अविनाश जी बैठे थे। अव्या जल्दी से पलक जी के पास आए और उनके गले लगते हुए, मम्मा क्या हुआ है आपको, और ये क्या हालत बना रखी है आपने? अव्या आंसू निकलने लगे लेकिन पलक जी कुछ नहीं बोली। मम्मा आप चुप क्यों है, प्लीज कुछ तो बोलिए, हमें किसी से कोई बात नहीं करनी, प्लीज जाइए यहाँ से। पलक जी अव्या को खुद से दूर करते हुए बोली, जिस पर अव्या तड़प उठी। मम्मा आप ऐसा क्यों कर रही है? अगर नाराज है तो मुझे डांटिए, चाहे तो 1-2 लगा भी लीजिए, लेकिन ऐसे मुझसे नाराज तो मत रहिए। अव्या के आंसू थे कि थमने का नाम नहीं ले रहे थे। पलक जी की भी पलकें आंसुओं से भारी हो गई।
वही अपनी प्रिंसेस को रोते देख अविनाश जी का कलेजा फटने को हो गया। वो गुस्से से, प्रिंसेस मत रोइए, यहाँ लोगों को आपके आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें तो बस किसी भी तरीके से अपनी जिद पूरी करनी है, फिर चाहे उसके लिए वो खुद को तकलीफ दे या किसी और को। पलक जी भी गुस्से से, तो गलत ही क्या मांग रहे हैं जो आप दोनों हमें नहीं दे सकते? अपनी बेटी के जीवन के लिए कुछ अच्छा ही तो चाह रहे हैं। हम भी चाहते हैं हमारी बेटी हमेशा अपनी लाइफ में हमें खुश रहे, और उसकी खुशी अक्षय के साथ कभी नहीं हो सकती। अविनाश जी चिल्ला उठे। वही पलक जी की तबीयत बिगड़ने लगी। मम्मा, डैड प्लीज शांत हो जाए। मम्मा प्लीज इतना स्ट्रेस मत लीजिए, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। अव्या का पूरा चेहरा आंसुओं से भर चुका था। वही पलक जी अव्या के गालों को सहलाते हुए, हम आपका भला ही चाहते हैं बच्चा, हम वो देख रहे हैं जो आप नहीं देख पा रही। आप क्या चाहती है? यही कि आप अक्षय से शादी के लिए हाँ बोल दीजिए। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। पलक, नादानी वाला काम ना करो जिससे आगे चल के तुम पछतावा हो। अविनाश जी पलक जी को समझाने की कोशिश करते हुए बोले। वही अव्या बिना किसी के भाव के धीरे से, ठीक है, जैसा आप चाहती है वैसा ही होगा। अविनाश जी तड़प गए। प्रिंसेस, अव्या उनसे नजरें चुराते हुए, डैड में डॉक्टर से पूछकर आती हूँ हम मम्मा को कब तक घर ले जा सकते हैं। इतना बोल अव्या बिना कुछ सुने वार्ड से बाहर चली गई। वही अविनाश जी लाचार नजरों से पलक जी की ओर देखते रह गए। यहाँ अव्या निकली के सामने से अक्षय आ गया। अव्या जी, आंटी को क्या हुआ, कैसी है वो? अक्षय ने ऐसे पूछा जैसे वो बहुत ज्यादा परेशान हो। अव्या उसे घूरती रही मगर बिना कुछ बोले साइड से निकल गई। अक्षय अंदर आया। पलक जी ने उसका अच्छे से वेलकम किया पर अविनाश जी ने ज्यादा भाव नहीं दिया। अगली शाम अव्या अपने घर की टेरेस में बैठी थी, तभी वहां मुस्कान पहुंची। आऊ, ये मैं क्या सुन रही हूँ, तू अक्षय सर से शादी कर रही है। मुस्कान ने जैसे ही ये खबर सुनी वो खुद को अव्या के पास आने से रोक नहीं पाई। कहाँ वो लोग अव्या और अभय की जोड़ी बनाने बैठे थे और कहाँ अव्या की जोड़ी अक्षय के साथ बनने जा रही थी। अव्या गहरी सांस छोड़ते हुए, शादी नहीं, अभी सिर्फ सगाई हो रही है। अव्या फीका सा मुस्कुरा दी, जिस पर मुस्कान, आऊ तू ठीक तो है ना, मतलब अचानक से शादी, अभी तो हमारी स्टडी भी पूरी नहीं है। फिर मुकु, ये सब छोड़ना, चल जाके गोलगप्पे खाते हैं, बड़े दिन हो गए, मुंह में उनका स्वाद नहीं घुला। अव्या मुस्कान को खींचते हुए ले गई। अक्षय और अव्या की सगाई होने जा रही है, ये खबर हर जगह आग की तरह फैल गई। जहां अक्षय फूले नहीं समा रहा था तो वही अव्या बेहद ही खामोश थी, बस अपने काम से काम। अभी अव्या अपने कमरे में थी तभी पलक जी उसके पास आए। आऊ, तुम यहाँ हूँ और नीचे मैं कब से इंतजार में बैठी हूँ। ये कुछ साड़ियाँ है, जरा बताओ तो तुम्हें कौन सी पसंद है। अव्या एक नजर उन्हें देख दोबारा से अपना काम करते हुए, मम्मा साड़ियाँ ही तो है, कोई भी पहन लूंगी, या फिर आपको जो सही लग रही है मेरे लिए निकाल दीजिए, क्या ही फर्क पड़ता है। उसकी बात पर पलक जी धीमे से, आऊ तुम मुझसे नाराज हो, बच्चा मैं जो कर रही हूँ तुम्हारे अच्छे के लिए ही कर रही हूँ, जो तुम्हें अभी तो नहीं पर आगे जरूर समझ जाएगा। अव्या ने बस इतना ही कहा और पलक जी उदासी से अव्या के कमरे से निकल गई। कैफे दिल्ली, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, आई डोंट नो। आऊ जरूर ये शादी पलक आंटी के प्रेशर में आकर रही है, क्योंकि जितना मैं जानती अक्षय सर उसे कभी पसंद नहीं थे। मुस्कान अंकित के साथ कैफे में बैठी थी। अंकित गहराई से सोचते हुए, पर हम कर भी क्या सकते हैं, हम लोग तो ये भी नहीं जानते अव्या अक्षय भाई को पसंद नहीं करती तो फिर किसे करती है। ओबियसली अंकित जी अभय सर को, पर कैसे, ना तो ये बात उसने कंफर्म की है और ना अभय भाई ने। अरे जगह जगह पर अक्षय भाई और अव्या की सगाई के चर्चे चल रहे हैं, लेकिन अभय भाई तो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहे, जैसे उन्हें कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। अंकित अभय की सूरत हाल बताते हुए बोला, जिस पर मुस्कान चिंता से, पर अंकित जी मैं अपनी फ्रेंड को इस अनचाहे रिश्ते में तो नहीं झोंक सकती। मैं जानती हूँ अव्या के दिल अक्षय सर के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, एंड सॉरी टू से, बट उसने आज तक अक्षय सर से सीधे मुंह बात तक नहीं, क्यों मुझे नहीं पता, लेकिन हमेशा एक लंबा डिस्टेंस मेंटेन रखा ही उसने अपने और अक्षय सर के बीच। तो तुम क्या चाहती हो हम क्या करें? एक एम्पायर इवनिंग टाइम, ये प्रेजेंटेशन बनाई है तुमने, इससे अच्छी तो 5th क्लास का बच्चा बना लेता है। अभय अपने मैनेजर पर चीखते हुए फाइल उसके मुंह पर पटक देता है। मैनेजर के तो हाथ पैर फूल चुके थे। अभय के गुस्से के आगे उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी। अब खड़े खड़े मुंह क्या तक रहे हो, जाओ यहाँ से। सॉरी सर। मैनेजर ने फाइल उठाए और तुरंत केबिन के बाहर निकल गया।
अभय अपना सिर चया से टिकाकर आंखें बंद कर लेता है। सिर था के दर्द से फटा जा रहा था। तभी उसके पास सूर्या आया। सूर्या खुद अंदर आने से कतरा था, लेकिन बात भी जरूरी थी, वरना उसके बॉस को गुस्सा करने का एक और बहाना मिल जाता। सर बाहर वो। अभी वो इतना ही बोल पाया था कि केबिन के अंदर अक्षय घुसा चला आया। उसके आने की आहट से ही अभय का पारा चढ़ने लगा। वही अक्षय मुस्कुराते हुए, क्या यार कैसा असिस्टेंट है तेरा, मुझे तुझसे मिलने भी नहीं दे रहा, जबकि मैं उसे समझा रहा हूँ मैं तुम्हारे बॉस का भाई हूँ। लेकिन अभय अपनी लाल आंखों से सूर्या की ओर देखा। सूर्या की तो रूह कांप उठी। वो अपनी सफाई में कुछ कहने हुआ, मगर अभय ने उसे इशारे से निकले के लिए कहा। सूर्या जान हथेली पर लेकर केबिन से बाहर चला गया। वही अभय की नजर अक्षय पर थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? अभय की कोल्ड वॉइस सुन अक्षय के रिल की हड्डी अकड़ गई, पर फिर भी वो मुस्कुराते हुए, यार तुझे तो मासूम ही हूँगा, और नहीं तो कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूँ। कल मेरी सगाई है, वो भी किससे जनता है तू? तेरी अव्या से। ऊप सॉरी, तेरी नहीं मेरी अव्या जी से। बस उसी का इनविटेशन देने आया था। कल इवनिंग में अक्षरधाम मंदिर, टाइम पर आ जाना मेरे भाई। ओके। अक्षय तिरछा मुस्कुराते हुए वहां से चला गया और छोड़ गया जलते हुए अभय को, जो अब उस ज्वालामुखी की तरह हो गया था जो किसी भी वक्त फटकर चारों ओर तबाही मचा सकता है। नेक्स्ट डे, दीवान मेंशन में सगाई की तैयारियां चल रही थी, तो वही अपने कमरे में बंद अव्या किसी गहरी सोच में डूबी झुंझुलाते हुए। अब तक पूरी दुनिया को मालूम हो गया है आज अव्या दीवान की उस कमीने से एंगेजमेंट है, लेकिन उस इंसान ने कोई रिएक्ट नहीं किया। अरे प्यार करता भी है या नहीं? अव्या गहराई से सोचते हुए, कहीं जिस तरह हालात बदल रहे हैं उसी तरह अभय का प्यार भी तो नहीं बदल गया। आहा, मैं भी ऐसी बातें कर रही हूँ। जब मेरी लाइफ का विलन नहीं बदला तो ये हीरो कहाँ से बदलेगा? मैं भी ना कुछ ज्यादा सोच रही हूँ, पर ये अभय हीरो वाले काम क्यों नहीं कर रहा? जब प्यार किया तो डरना क्या? अव्या परेशान होते हुए बोली। वो खुद को काम डाउन करते हुए, आवू रिलैक्स, पॉजिटिव सोच रख, सिर्फ सगाई ही हो रही है। कैसे रखूं यार? उस धोखेबाज इंसान को मैं एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। उस कमीने की वजह से मैंने अपना सब कुछ खो दिया था, लास्ट में अपनी जान तक गवा दी थी। ऐसे में कुछ ठीक नहीं हो रहा। जिस चीज से मैं दूर भाग रही हूँ वही मेरे पीछे मैग्नेट की तरह पड़ी है। अव्या थक हार कर बेड पर लेट गई, वो एकटक सिलन को देखते हुए। अभय, अगर उस विलन ने मेरी लाइफ में एंट्री लेने की कोशिश की ना तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी, कभी नहीं। बोलते बोलते अव्या की आंख से आंसू बह निकले। देखते ही देखते सगाई का वक्त करीब आने लगा। पलक जी ने अपने हाथों से अपनी बिटिया को रेडी किया। मम्मा मैं लगा लूंगी, रहने दीजिए। पलक जी अव्या की आंखों में लाइन लगा रही थी, जिसे रोकते हुए अव्या अपना फेस पीछे की ओर खींचने लगी। तो पलक जी, आवू लगा रही हूँ ना बेटा? हुम्मा हो गया, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बच्ची, किसी की नजर ना लगे। पलक जी ने आंख से काजल निकालकर अव्या को लगा दिया। अव्या कुछ नहीं बोली। वही पलक जी का दिल पता नहीं क्यों आज कुछ घबरा रहा था। बेचैनी तो हो रही थी, मगर क्यों समझ नहीं आया। खैर, मुस्कान को अव्या ने नीचे लाने का बोल वो चली गई। आवू अब भी वक्त है, अगर तू मना कर दे तो अंकल बात संभाल लेंगे। यार वो खुद नहीं चाहते ये रिश्ता हो। अव्या गहरी सांस छोड़ते हुए, मुकु ने इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। चल, सब हमारा वेट कर रहे होंगे। अव्या उठकर चली गई तो वही मुस्कान खड़ी बस निराशा से जाती हुई अव्या को देख रही थी। शाम का वक्त हो चुका था। कपूर फैमिली के साथ राठौर फैमिली भी पहुंच चुकी थी। तब तक दीवान फैमिली के साथ रॉय फैमिली भी मंदिर पहुंच गई। सारे बड़े एक दूसरे से मिलने लगे। अव्या भी मुस्कान के साथ कार से उतरी। आज अक्षय ने अव्या को देखा तो बस देखता ही रह गया। ब्लड रेड साड़ी, खुले बाल जिन्हें नीचे से कल कर रखा था, और फ्रेश मोगरे के फूलों का गजरा, डायमंड ज्वेलरी, लाइट मेकअप और होठों पर रेड लिपस्टिक, इस पूरे लुक में अव्या कितनी खूबसूरत लग रही थी कि जिसकी कोई हद नहीं। अपने मकसद को भूल आज अक्षय का दिल भी डोलने लगा। बेटा बहुत प्यारी लग रही हो, साधना जी प्यार से अव्या का गाल से हिलाते हुए बोली। अव्या ने झुककर उनके पैर छूने चाहे तो साधना जी उसे रोकते हुए, बेटा हमारे यहाँ बेटियां पैर नहीं छूती, भगवान तुम्हारी झोली हमेशा खुशियों से भरी रखे। अव्या सुधा जी के पास जाकर नमस्ते करती है, जिसके जवाब में सुधा जी मुंह बिगाड़ते हुए चली गई। जो देख साधना जी, बेटा अंदर चलो, पूजा बस शुरू ही होने वाली है। साधना जी, प्रिया और मुस्कान के साथ अव्या मंदिर के अंदर जाने लगी। नजरें चारों ओर किसी को तलाश कर रही थी, मगर सिर्फ निराशा ही हाथ लगी।
वही पलक जी प्रिया की मोम के साथ खड़ी सुधा जी के हाव भाव देख रही थी। पलक, छोटे घर में जिंदगी तो गुजर जाती है, लेकिन छोटी सोच वालों के साथ जिंदगी नर्क से बदतर हो जाती है। उम्मीद है तुम मेरी बात समझ जाओ। इतना बोल प्रिया की मोम चली गई। वही पीछे खड़ी रह गई पलक जी। यहाँ अव्या अक्षय के संग पूजा में बैठी थी। अक्षय अव्या की ओर झुकते हुए, अव्या जी आज आप बहुत खूबसूरत लग रही है। अव्या ने गुस्से से उसे घूरा, फिर नजरें फेर ली। अक्षय शैतानी स्माइल करते हुए मना, हाय रे खूबसूरत अदा, अब कहाँ बच कर जाऊंगी, सगाई कर आधी शादी तो हो ही जाएगी, फिर तो चाहकर भी तुम मुझसे बच नहीं सकती। यहाँ मुस्कान और अंकित भी सभी घर वालों के साथ पूजा में बैठे थे। अंकित जी, अभय सर वो नहीं आए। अंकित भी चारों ओर देखते हुए मायूसी से, मुझे लगता भी नहीं वो आएंगे। यहाँ पंडित जी ने पूजा खत्म की और फिर रिंग एक्सचेंज करने को कहा। उधर से माहिरा और अव्या की ओर से मुस्कान रिंग लेकर हाजिर हुई। अक्षय ने फाटक से रिंग उठा ली, लेकिन अव्या के हाथ इसके लिए गवारा नहीं कर रहे थे। वो एकटक रिंग को देखे जा रही थी। सभी लोग एक दूसरे के मुंह तकने लगे। अविनाश जी उदास आंखों से अपनी प्रिंसेस को देख रहे थे। मन तो था जाए और रोक दे इस जबरदस्ती से, पर पहले अपनी बीवी की जिद, फिर बेटी के फैसले के आगे वो बंध गए। पलक जी आगे बढ़ते हुए, आवो बेटा रिंग लो, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। अव्या ने रिंग उठा ली। वही अक्षय टेढ़ा मुस्कुरा दिया। अब इसके आगे कोई बढ़ता, तभी मंदिर के बाहर एक के बाद एक गाड़ियां आकर रुकी, जिससे गार्ड्स, सूर्या फिर अभय बाहर निकला। ब्लैक 3 पीस सूट, ऊपर से उसका खतरनाक ऑरा, जितना वो हसीन लग रहा था उससे कई ज्यादा खतरनाक। अभय सीधे मंदिर के अंदर बढ़ गया और उसी के पीछे गार्ड संग सूर्या भी। यहाँ अव्या के तो हाथ ही नहीं बढ़ रहे थे और अक्षय इंतजार में था। अक्षय से और सब्र नहीं हुआ। वो जैसे ही अव्या का हाथ पकड़ने को हुआ, तभी वहां अभय की आवाज गूंज पड़ी, रुक जा मेरे भाई, इतनी भी क्या जल्दी है। सभी सामने की ओर देखने लगे, जहां अभय के कदम उन्हीं की ओर बढ़ रहे थे। पर मिस्टर कपूर अभय का रास्ते रोकते हुए, अभय प्लीज आज कोई तमाशा मत करना प्लीज। अभय एक नजर अव्या को देख मुस्कुराकर, नहीं फूफा जी, मैं यहाँ कोई तमाशा नहीं करने आया हूँ, बल्कि एक भाई होने के नाते अपने भाई को उसका गिफ्ट देने आया हूँ। सभी कन्फ्यूजन में अभय को देखने लगे। अभय मिस्टर कपूर के साइड से निकलकर अक्षय के सामने आकर खड़ा हो गया। अक्षय मुस्कुराकर, मुझे उम्मीद नहीं थी तू आएगा। कैसे नहीं आता मेरे भाई, मेरा आना तो मोस्ट इम्पोर्टेंट था। वैसे भी दुल्हे के बिना शादी तूने आज देखी है क्या? शादी? अभय देख, मजाक मत कर, ये मजाक का वक्त नहीं है। मेरी सगाई का मुहूर्त निकला जा रहा है। अभय देवल स्माइल करते हुए, श्योर, पर पहले मेरा गिफ्ट तो ले ले। सब ना समझी में अभय को देख रहे थे। यहाँ तक अव्या भी अभय के मूव को समझने की कोशिश में थी। तब तक एक पंडित गार्ड के साथ अभय के सामने आया। उसके हाथ में लाल रंग से भरी थाली थी। अभय ने एक नजर अव्या को देखा और दूसरे ही पल उस लाल रंग से अव्या की मांग सजा दी। अव्या की आंखें बंद हो गई, आंख से आंसू बह निकले और हाथ से अंगूठी छूटकर जलते हुए हवन कुंड में समा गई। सब के सब शोक्ड थे। एक पल को तो सभी ब्लैंक हो चुके थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर यहाँ हुआ क्या है। अक्षय गुस्से से उबल गया और चीखते हुए अभय की ओर बढ़ने लगा। अभय! मगर अभय के गार्ड्स ने अक्षय को पकड़ लिया। अक्षय बिन पानी के मछली की तरह झटपटा रहा था, तो वही दूसरा पंडित मंगलसूत्र लिए खड़ा हो गया। अभय ने मंगलसूत्र उठाया और जैसे ही अव्या को पहनाने लगा, अव्या ने कदम पीछे ले लिए, जिस पर अभय पीछे हटने से पहले एक नजर अपने पेरेंट्स को देखने लो। अव्या ने तुरंत सामने देखा तो मुंह से निकला, डैड, मम्मा। अभय के गार्ड्स ने सारे लोगों को गन पॉइंट रखा हुआ था। अव्या अपने पेरेंट्स के पास जाने लगी, मगर अभय की कड़क आवाज ने उसके कदम रोक दिए। एक गलत फैसला तुम्हें जिंदगी भर पछतावे में डाल सकता है। अब चॉइस तुम्हारी है, पेरेंट्स या फिर मैं। अव्या एकटक अभय को देखने लगी। वही अभय मुस्कुराते हुए अव्या के पास आया और उसकी ओर झुककर मंगलसूत्र पहनाने लगा, जिस चलते उसकी उंगलियां अव्या की नेक से टच होने लगी। अव्या ने कस के आंखें बंद करी। वही अभय उससे दूर होकर अक्षय से, मेरे भाई मितमय वाइफ अव्या अभय राठौर। अक्षय ने पूरी ताकत लगा दी और खुद को गर्द से आजाद करवा लिया। अक्षय चीखते हुए, कमीने, वो मेरी मंगेतर है। अभय बीच में ही उससे टोकते हुए, मंगेतर है नहीं होने वाली थी, पर अब वो मेरी वाइफ है और अगर किसी ने भी उसकी ओर आंख उठाकर भी देखा तो ये अभय राठौर उसकी आंखें निकालने में जरा भी रहम नहीं दिखाएगा। ये तूने ठीक नहीं किया अभय, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अक्षय अभय को पंच मारने को हुआ, पर अभय ने एक किक अक्षय के पेट में दे मारी।
जिससे अक्षय 2-4 कदम दूर जा गिरा। अभी वो संभाल पता उतने में ही अभय के गार्ड्स उसकी सुताई करने लगे। सुधा जी और मिस्टर कपूर दौड़कर आए अपने बेटे को बचाने के लिए। अभय रोको उन्हें, वो लोग मेरे बेटे को मार डालेंगे। अभय मैं कहता हूँ रोको उन्हें, मिस्टर कपूर चीखते हुए बोले, लेकिन अभय पर इसकी कोई असर नहीं पड़ा। यहाँ अव्या दौड़कर अपने मोम डैड के पास आए जिन्हें गार्ड्स ने आजाद कर दिया था। पलक जी ने तुरंत अव्या को अपने सीने से लगा लिया। वही अविनाश जी उसका सिर सहलाने लगे। यहाँ सुधा जी गुस्से से, ये सब इस लड़की की वजह से हो रहा है। पहले मेरे बेटे को फंसाया और अब उसे अपने ही यार के हाथों पिटवा रही है। इस जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। उनकी गिरी हुई बातें सुन अविनाश जी का खून खोल उठा। वो औरत होने का लिहाज कर रहे थे, वरना अब तक पता नहीं क्या होता। सुधा जी अभी इतना ही बोल पाई थी कि तभी अभय की गरजती आवाज ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। शट अप, इसके आगे एक शब्द नहीं, वरना रिश्तों का लिहाज भूल जाऊंगा मैं। तभी एक झन्नाटेदार थप्पड़ अभय के गालों पर पड़ा। सभी ने मुंह पर हाथ रख लिया। वही अव्या की आंखों के आंसू सूख गए। ये थप्पड़ वैभव जी ने उसे मारा था। अभय ने कस के आंखें बंद कर ली। वही वैभव जी गुस्से से, तुमने एक बार फिर हमारा सिर शर्म से नीचे कर दिया। अपने आदमियों से कहो अक्षय को छोड़ दे, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अभय के एक इशारे पर सारे गार्ड्स रुक गए। अक्षय काफी जख्मी हो चुका था। सुधा जी और मिस्टर कपूर दौड़कर उसके पास आए। वैभव जी दांत पिसते हुए, हमने कभी सोचा नहीं था तुम्हारे अंदर अक्षय को लेकर इतनी नफरत भरी पड़ी है। क्यों, आखिर इतनी नफरत क्यों है तुम्हें? अभय वैभव जी से नजरें फेरते हुए गुस्से से, सफाई देना मैं आपको जरूरी नहीं समझता, सो प्लीज लिव मी। अब कोई कुछ कहता उससे पहले ही पलक जी घबराते हुए, आवो, आंखें खोल बच्चा। अव्या बेहोश हो चुकी थी। पलक जी के आंसू थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, तो वही अविनाश जी घबरा उठे। अभय दौड़ते हुए अव्या के पास आया और बिना वक्त गवाए अव्या को अपनी गोद में उठाकर जाने लगा। पलक जी ने रोकना चाहा तो अविनाश जी ने उनका हाथ पकड़ लिया। तो इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना बिल्कुल ना भूले और चैनल से लाइक और सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।